पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे एमसी बीबी डोंग के एरा में रीइंकार्नेट हो जाता है और मन ही मन बीबी डोंग उससे प्यार करने लगती है और एमसी ने असुरा डेमन स्वॉर्ड को अवेकन कर लिया, जिसे देखकर स्पिरिट हॉल के कियान सुंजी एमसी और बीबी डोंग को अपना चेला बना लेते हैं। अब आगे पहाड़ से नीचे आकर सबसे पहले जाकर हाथ मुंह धो लो, साफ कपड़े पहन लो और बीबी डोंग के साथ सीधे पोप पैलेस पहुंचो। चेला अपने गुरु को प्रणाम करता है। दोनों ने एक साथ झुककर प्रणाम किया। पोप की गद्दी पर बैठे कियान शुंजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, उठो तुम दोनों। शियाओमो, डोंगेर, मैंने तुम दोनों के लिए अगले पूरे 1 साल का स्टडी प्लान तैयार कर लिया है। कल्टीवेशन बेशक जरूरी है, लेकिन थ्योरी की नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है। रोज सुबह थ्योरी की क्लास होगी, पर सिर्फ थ्योरी और ताकत से काम नहीं चलेगा जब तक रियल कॉम्बैट स्किल्स न हो। इसलिए दोपहर में फिजिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल स्पारिंग होगी, जिसमें तुमसे ज्यादा लेवल के सोल मास्टर्स तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने जो स्पारिंग पार्टनर्स चुने थे वो सब स्पिरिट हॉल के एकदम वफादार बंदे थे। आखिरकार अभी बच्चों की उम्र बहुत छोटी थी, वो उन्हें इतनी जल्दी दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते थे, कम से कम तब तक जब तक वो अपनी रक्षा खुद न कर सकें। अगर काम का इतना प्रेशर न होता तो कियान शुंजी खुद उन्हें ट्रेन करना चाहते थे। कियान शुंजी थोड़े रुके और आगे बोले, इसके अलावा ट्रेनिंग के बाद चोट लगना लाजमी है। मेडिसिन बात से शरीर भी मजबूत होगा और अंदरूनी चोटें भी ठीक होंगी। शाम को पहले मेडिसिन बात लेना, फिर मेडिटेशन और कल्टीवेशन करना। यह है तुम दोनों का डेली रूटीन। जी मास्टर, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। मेन हॉल के पीछे जो स्टडी रूम है वहाँ तुम दोनों के लिए किताबें रखवा दी हैं। जाओ, जो भी समझ ना आए किसी भी वक्त आकर पूछ लेना। जी। दोनों ने फिर से एक साथ सिर हिलाया। तुम स्टडी रूम में पहुंचे, जहां 2 टेबल एक दूसरे से सटाकर रखी हुई थीं। टेबल पर किताबों का एक विशाल ढेर लगा था। बीबी डोंग ने जब किताबों का वो पहाड़ देखा तो उसका मुंह बन गया। इतनी सारी किताबें, ये कब जाकर खत्म होंगी? उसने मुंह बनाते हुए कहा, धीरे धीरे पढ़ो, 1 साल का टाइम बहुत होता है। तुम टेबल के पास जाकर बैठ गए और सबसे ऊपर रखी किताब खोल ली। बीबी डोंग के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो भी बेमन से बगल में बैठ गई। तुम बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। पोप पैलेस की लाइब्रेरी अनाथालय की लाइब्रेरी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। इसमें दोलुओ कॉन्टिनेंट के कोने कोने का इतिहास और एकदम सिस्टमैटिक थ्योरी दर्ज थी। इसके उलट बीबी डोंग का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लग रहा था। अभी मुश्किल से 15 मिनट ही हुए थे कि उसकी पलकें भारी होने लगीं। थोड़ी देर और टिकने की कोशिश की, पर आखिरकार हिम्मत हार गई। सिर एक तरफ ढुलका और वो टेबल पर ही सो गई। तुमने सिर उठाकर देखा और बेबसी से सिर हिलाया। कोई ताज्जुब नहीं कि आगे चलकर यू शियाओगांग इसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेता है। अगर इसने स्पिरिट हॉल की किताबों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो समझ आ जाता कि उसकी वो सो कॉल्ड 10 कोर थ्योरीज और कुछ नहीं, बस यहाँ वहां से चेपी गई समरी है। जैसे कि वो लिमिट सोल रिंग थ्योरी, जहाँ हर रिंग की एग्जैक्ट उम्र लिखी है, मानो हजारों एक्सपेरिमेंट किए गए हों। पर यू शियाओगांग जैसा 29वें लेवल का ग्रैंड सोल मास्टर भला ऐसा डेटा कहाँ से लाएगा? जवाब साफ था। अपनी सोच से बाहर आते हुए तुमने वापस पढ़ना शुरू किया। न जाने कितना वक्त बीत गया। सुबह का सेशन खत्म होने वाला था। तुमने किताब बंद की और बगल में देखा। बीबी डोंग अभी भी सो रही थी, हाथों का तकिया बनाए। उसकी सांसें एकदम शांत चल रही थीं। उठो अब। तुमने हल्के से उसका कंधा हिलाया। बीबी डोंग धीरे धीरे उबासी लेते हुए जागी। धुंधली आंखों से सिर उठाकर उसने अपनी आंखें मली और फिर अचानक झटके से चौंक गई। शिट, मैं सो गई। उसने तुरंत तुम्हारी तरफ देखा और शर्मिंदगी के मारे अपनी गर्दन नीचे कर ली। कितनी देर सोई मैं? लगभग 2 घंटे। बीबी डोंग की बोलती बंद हो गई। तभी तुमने साइड से कुछ कागज उठाए और उसकी तरफ सरका दिए। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें याद कर लेना ताकि फ्यूचर में कोई उसे फिर से उल्लू न बना सके। तुमने खुद मेहनत करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक सिंपल समरी तैयार कर दी थी। बीबी डोंग थोड़ी हैरान हुई और उसने वो कागज हाथ में ले लिए। साफ सुथरी लिखावट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट्स। कागजों को हाथ में थामे उसके दिल में अचानक एक अजीब सी फीलिंग जागी। उसने मुंह खोला पर कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। थैंक यू, मैं अब से पक्का मन लगाकर पढ़ूंगी। उसने तुरंत सिर झुकाया और ध्यान से पढ़ने लगी। दोपहर की फिजिकल ट्रेनिंग खत्म होते ही प्रैक्टिकल स्पैरिंग शुरू हुई। विशाल कॉम्बैट ग्राउंड को पूरी तरह खाली करा दिया गया था। एकदम सन्नाटा था। तुम्हारी और बीबी डोंग की ट्रेनिंग लोकेशन एक दूसरे से काफी दूर थी ताकि कोई डिस्टर्बेंस न हो। तुम्हारा अपोनेंट करीब 30 साल का एक आदमी था, ऊंचा पूरा कद और एकदम गंभीर आंखें। तुम एक कदम आगे बढ़े, दायां हाथ उठाया और हथेली से शूरा डेमन स्वॉर्ड प्रकट हुई। पैरों के नीचे से एक येलो और एक पर्पल सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठी। 25वें लेवल का अटैक, सिस्टम ग्रैंड, सोल मास्टर, स्पिरिट, शूरा डेमन स्वॉर्ड। हालांकि उस बंदे को तुम्हारी डिटेल्स पहले से पता थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से वो पर्पल सोल रिंग देखी तो उसकी आंखों में हैरानी साफ छलक आई। पर उसने तुरंत खुद को संभाला और अपना स्पिरिट रिलीज किया। उसके हाथ में एक भारी भरकम लंबी तलवार आ गई जिसकी धार बर्फ की तरह चमक रही थी। उसके पैरों के नीचे 4 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाली सोल रिंग्स ऊपर उठी। झोली, 42वें लेवल का अटैक सिस्टम, सोल किंग, स्पिरिट, विंड कटिंग ब्लेड। शुरू करते हैं। तुमने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। आंखों में लड़ने की जिद साफ दिख रही थी। इस दुनिया में आए इतना टाइम हो गया था पर आज तक किसी से असली फाइट नहीं हुई थी। गुस्ताखी माफ शहजादे,
झोली की पहली सोल रिंग अचानक चमक उठी। फर्स्ट सोल स्किल गॉल्पिंग विंड। उसका शरीर एक साए की तरह गायब हुआ और उसकी स्पीड अचानक दोगुनी हो गई। वो हवा की तरह तुम्हारी तरफ झपटा, सीधा नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े पैंतरे बदलते हुए, जिसकी चाल पकड़ना नामुमकिन था। तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ गईं, बहुत तेज, और इसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तुमने एक सेकंड भी जाया नहीं किया, तुम्हारी पहली सोल रिंग चमक उठी। फर्स्ट सोल स्किल शूरा ब्लड लस्ट। एक हल्की सी लाल रोशनी तुम्हारे पूरे शरीर और शूरा डेमन स्वॉर्ड पर छा गई। तुम्हारी अटैक पावर और स्पीड तुरंत दोगुनी हो गई। ठीक उसी पल झोली तुम्हारे बिल्कुल सामने आ पहुंचा और उसने जोरदार वार किया। तुमने तुरंत अपने कदम बदले और साइड होकर वार बचाया। विंड कटिंग ब्लेड तुम्हारे कपड़ों को छूती हुई निकल गई, जिसकी हवा की सनसनाहट हवा में गूंज गई। पहला वार खाली जाते ही झोली की आंखों में हैरानी आई, पर वो रुका नहीं। उसने अपने कदम मोड़े और गोल घूमकर दोबारा तलवार चलाई। तुमने तुरंत अपनी शूरा डेमन स्वॉर्ड को ढाल की तरह आगे कर दिया। छनोंग। जैसे ही दोनों हथियार टकराए, तलवार से एक जबरदस्त झटका लगा। तुम्हारे पैर जमीन में धंस गए और तुम कई कदम पीछे फिसल गए। झोली की आंखें सिकुड़ गईं। इस वार में उसने अपनी 50% ताकत लगाई थी, वो भी गॉल्पिंग विंड की स्पीड के साथ। कोई आम ग्रैंड सोल मास्टर इसे झेल नहीं पाता, पर तुमने इसे ब्लॉक कर दिया था। उसने अब और ढील न देते हुए जमीन पर पैर पटका और पीछे कूदकर दूरी बना ली। मेरी दूसरी स्किल झेल कर दिखाओ। झोली की दूसरी सोल रिंग चमकी। सेकंड सोल स्किल ब्लेड सीरीज स्ट्राइक। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और हवा में लहराई। 3 नीली हरी तलवार की धारें तुम्हारी तरफ लपकीं, एकदम बिजली की तेजी से, जिसने तुम्हारे बचने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। तुम्हारे पास न तो कोई टेलीपोर्टेशन स्किल थी और न ही कोई फैंटम स्टेप्स। यह अटैक तेज था और इसका दायरा बड़ा। तुम्हारी मौजूदा ताकत से इसे चकमा देना नामुमकिन था। इसे सिर्फ सीधे झेलना ही एक रास्ता था। सेकंड सोल स्किल शूरा ब्लड आर्मर। तुम्हारे शरीर से लाल रोशनी फूटी और एक पतली सी ब्लड रेड एनर्जी की आर्मर ने तुम्हें ढक लिया। तुम्हें अपनी रगों में ताकत का बवंडर महसूस हुआ। तुम्हारी डिफेंस और पावर कई गुना बढ़ गई। ठीक तभी वो नीली हरी धारें तुम्हारे सामने पहुंच गईं। तुम्हारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था और न ही तुम हटना चाहते थे। धड़ाक। टक्कर सिर्फ एक पल के लिए टिकी। शूरा डेमन स्वॉर्ड की धार के आगे वो नीली हरी रोशनी थरथराई और हवा में बिखरकर खत्म हो गई। तुम हल्का सा हाँफने लगे। शरीर में खून का बहाव तेज हो गया था और तलवार पकड़े दायां हाथ सुन्न पड़ चुका था। अगर शूरा ब्लड आर्मर की डिफेंस न होती तो इस वार से तुम पक्का घायल हो जाते, पर झोली ने तुम्हें सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। फर्स्ट सोल स्किल गॉल्पिंग विंड। अपनी जगह पर एक साया छोड़ते हुए उसकी तलवार तुम्हारे मुंह के ठीक 3 इंच दूर आ पहुंची, बहुत ज्यादा तेज। तुम्हें अपनी सांस संभालने का टाइम तक नहीं मिला। तुमने सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके तलवार आगे कर दी। टैंग टैंग टैंग। लोहे से लोहा टकराने की तीखी आवाजें गूंजने लगीं। झोली एक के बाद एक लगातार वार कर रहा था। हर वार में भारी ताकत थी। तुम सिर्फ अपनी दोनों सोल स्किल्स के बूस्ट और सुबह सुबह सीखी बेसिक स्वॉर्डशिप के सहारे टिके हुए थे। मैदान में एक बड़ा और एक छोटा साया आपस में भिड़े हुए थे। तलवारों की चमक और टकराने की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था। पर जल्द ही तुम्हें एहसास हुआ, झोली के वार भले ही खतरनाक लग रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर वो अपनी ताकत थोड़ी कम कर लेता था। वो चाहता तो तुम्हें एक ही वार में कॉर्नर कर सकता था, पर वो तुम्हें संभलने का मौका दे रहा था। वो चाहता तो फाइट तुरंत खत्म कर सकता था, पर वो जानबूझकर इसे खींच रहा था। साफ था, वो तुम्हें हरा नहीं रहा था, बल्कि तुम्हें ट्रेन कर रहा था ताकि तुम्हें कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिले। तुमने अपना दिमाग शांत किया और उसकी तलवार के रिदम को महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे सिर्फ डिफेंस करने की जगह तुम बीच बीच में काउंटर अटैक भी करने लगे। दर्जनों राउंड्स के बाद बहुत बढ़िया। झोली की आंखों में तारीफ साफ दिख रही थी, पर आज के लिए इतना काफी है। वो देख सकता था कि तुम्हारी सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने एक भारी वार शूरा डेमन स्वॉर्ड पर किया, जिससे तुम 3 कदम पीछे हटे, और ठीक उसी वक्त उसकी तीसरी सोल रिंग चमक उठी। थर्ड सोल स्किल हेवी ब्लेड बूस्ट। एक पल में उसकी तलवार का वजन और उसकी अपनी ताकत 50% बढ़ गई। धड़ाक। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, तुम्हें लगा मानो कोई छोटा पहाड़ तुमसे आ टकराया हो। तुम्हारा बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और तुम हवा में उछलकर 10 कदम दूर जमीन पर जा गिरे। तुमने जमीन पर हाथ टिकाया, तलवार के सहारे एक घुटने पर टिके और तेज तेज सांसें लेने लगे। तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ चुका था, सीना ऊपर नीचे हो रहा था और शूरा ब्लड आर्मर की रोशनी इतनी हल्की हो गई थी मानो अभी गायब हो जाएगी। तुम्हारी स्पिरिट बेशक बहुत ताकतवर थी, पर तुम अभी सिर्फ 6 साल के थे। तुम्हारी ताकत झोली जैसे जवान मर्द के आगे कुछ भी नहीं थी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो लगभग 0 था। उसके अचानक बढ़ाए गए वजन ने तुम्हें हैरान कर दिया और तुम एक ही झटके में उड़ गए। यह वैसा ही था जैसे किसी बच्चे के हाथ में दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार हो, पर एक तजुर्बेकार योद्धा के सामने वो फिर भी बच्चा ही रहेगा। दूसरी तरफ झोली की सांसें भी थोड़ी तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी भी आधी सोल पावर खर्च हो चुकी थी। उसने तुम्हें देखा, आंखों में पूरी इज्जत थी। शहजादे, जीत मुबारक हो। झोली ने अपनी स्पिरिट वापस बुलाई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
तुमने सिर्फ सिर हिलाया, कुछ बोले नहीं। तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे। तुम्हारी दोनों स्किल्स सिर्फ बूस्ट देती थीं। कोई डायरेक्ट अटैक स्किल नहीं थी, इसलिए तुम्हें पूरी फाइट सिर्फ बॉडी बूस्ट पर निकालनी पड़ी। शायद जब तुम्हारी स्वॉर्डशिप और बेहतर होगी तब तुम ऐसे अपोनेंट से सच में टक्कर ले पाओगे। भाई, तभी थोड़ी दूरी से बिबी डोंग भागती हुई आई। उसकी फाइट काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। एक कंट्रोल सिस्टम ग्रैंड सोल मास्टर के सामने भले ही उसकी पहली स्किल स्पीड दोगुनी कर देती थी, पर सोल पावर का गैप बहुत बड़ा था। ऊपर से 0 एक्सपीरियंस, वो अपोनेंट के करीब तक नहीं पहुंच पाई और उसकी सोल पावर खत्म हो गई। वो काफी देर से साइड में बैठकर तुम्हारी फाइट देख रही थी। जैसे ही फाइट खत्म हुई, वो भाग कर आई और उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। तुम ठीक तो हो ना? बिबी डोंग के चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। तुमने अपनी स्पिरिट वापस खींची और जबरदस्ती मुस्कुराए। ठीक हूँ, बस ताकत पूरी निचोड़ गई। तो चलो जल्दी चलकर रेस्ट करते हैं। बिबी डोंग ने तुम्हें सहारा दिया और धीरे धीरे वापस ले जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही नौकरानियों ने मेडिसिन बाथ पहले से तैयार कर रखा था। कियान शुंजी के दिए इस बाथ में दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली हुई थीं। भाप उड़ रही थी और पूरे कमरे में एक सौंधी सी महक फैली थी, जिसे सूंघते ही ताजगी महसूस होने लगती। तुम पूरे के पूरे टब में उतर गए। गर्म पानी ने तुम्हारी थकी हुई बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया। जड़ी बूटियों के असर से शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। आंखें बंद किए, तुम्हारे दिमाग में आज की फाइट का एक एक सीन घूमने लगा। झोली की पहली स्किल स्पीड और सरप्राइज अटैक के लिए बेस्ट है। दूसरी स्किल लॉन्ग रेंज एरिया अटैक है। तीसरी स्किल हैवी बूस्ट है जो पावर बढ़ाती है। रही बात मेरी, तो एक्सपीरियंस टाइम के साथ आ जाएगा, रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाएगा। अगर आज नहीं झेल पाया तो कल झेलूंगा, कल नहीं जीत पाया तो परसों जीतूंगा। एक न एक दिन मैं जरूर जीतूंगा। मेडिसिन बात खत्म होने के बाद तुमने साफ कपड़े पहने, बिस्तर पर चौकड़ी मारी और मेडिटेशन में चले गए। पूरे दिन की हैवी ट्रेनिंग और मेडिसिन बाथ के न्यूट्रिशन के बाद शरीर के अंदर सोल पावर का फ्लो बहुत स्मूथ हो गया था। शायद बहुत जल्द तुम 26वें लेवल पर पहुंच जाओगे। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। इस 1 साल में तुम्हारी लाइफ एकदम रूटीन पर चल रही थी। हर सुबह पौ फटने से पहले तुम उठते और पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते, जहां कियान दाओलू की छत्रछाया में स्वॉर्डशिप प्रैक्टिस करते। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, पूरे 1 साल तक तुमने एक दिन का भी गैप नहीं लिया। तुम्हारी तलवारबाजी, जो कभी एकदम नौसिखिया थी, अब काफी मांझ चुकी थी और तुमने कियान दाओलू के क्राइटेरिया को लगभग टच कर लिया था। आखिरकार तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कड़ाई नहीं की थी। सुमो ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। अब वक्त आ गया था अपनी असली मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। ट्रेनिंग से लौटकर तुम पोप पैलेस के पीछे बने स्टडी रूम में बिबी डोंग के साथ थ्योरी पढ़ने लगे। कियान शुंजी काम में इतने बिजी रहते थे कि बहुत कम खुद चेक करने आते थे, बस रोज का स्टडी मटेरियल तय कर देते थे। तुम अपनी मौज में रहते, रोज दिल लगाकर किताबें टटोलते। अपनी जबरदस्त मेमोरी के दम पर तुम्हारे दिमाग में नॉलेज का अंबार लगता चला गया। बिबी डोंग भी अब पहले की तरह कामचोर और सोतू नहीं रही थी। तुम्हारी डांट डपट और साथ की वजह से इस 1 साल में उसकी प्रोग्रेस भी कमाल की रही। रोज पढ़ते वक्त वो तुम्हारे बगल में आकर बैठती, एकदम चुपचाप पन्ने पलटती और जो समझ न आता मुंह टेढ़ा करके तुरंत पूछ लेती। दोपहर होते ही 2 छोटे छोटे साए कड़क धूप में पसीना बहाते फिजिकल ट्रेनिंग करते दिखते। दोलुओ कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशनल फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही बेसिक और पुरानी थी। स्पिरिट हॉल का तरीका यूशियाओगांग के पत्थरों से भरे बोरे लाद कर भगाने से थोड़ा ही बेहतर था, पर कोई खास फर्क नहीं था। इसलिए तुमने अपनी पुरानी जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स और तरीकों में बहुत से बदलाव किए। साथ ही तुम दोनों टाइम टू टाइम रेयर हर्बल सिरप पीते थे, जिससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती गई और सेम लेवल के सोल मास्टर्स से कहीं आगे निकल गई। जब बात आती कॉम्बैट ट्रेनिंग की, तो शुरुआत में बार बार हारने वाले तुम दोनों अब तजुर्बेकार सोल मास्टर्स को कड़ी टक्कर देने लगे थे। सुधार साफ दिख रहा था। 6 महीने पहले अपनी निखरती स्वॉर्डशिप के दम पर तुमने पहली बार पूरी ताकत से लड़ रहे झोली को सच में हरा दिया था। उस वक्त तुम्हारी सोल पावर सिर्फ 28वें लेवल की थी, जबकि झोली 42वें लेवल पर था। फाइट खत्म होते होते तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारी तलवार सीधे झोली की छाती की तरफ तनी थी। उसकी नोक उसकी गर्दन से सिर्फ 3 इंच दूर रुक गई थी। तुम जीत गए थे। उस पल झोली अपनी जगह सुन्न खड़ा रह गया। छाती पर टिकी तलवार की नोक को देखते हुए उसकी आंखों में सिर्फ शौक और इज्जत थी। इसके बाद कियान शुंजी ने और भी खतरनाक अपोनेंट्स उतारे, पर तुमने एक एक करके सबको चटाई सूंघा दी। 1 साल के अंदर तुम्हारी सोल पावर 25वें लेवल के पीक से सीधे 30वें लेवल पर पहुंच गई। बस एक सोल रिंग की कमी थी और तुम सीधे सोल वेनरेबल बन जाते। 7 साल की उम्र में सोल वेनरेबल बनना। तुमने दोलुओ कॉन्टिनेंट का आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, यहाँ तक कि कियान फैमिली का 6 विंग्ड एंजल स्पिरिट भी, जिसकी इनबिल्ट सोल पावर 10वें लेवल से ऊपर होती है, कभी 7 साल की उम्र में इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था। तुम्हारी यह प्रोग्रेस बिबी डोंग अपनी आंखों से देख भी रही थी और दिल में बिठा भी रही थी। आखिरकार वो तुम्हारी सीनियर बहन थी। उम्र दोनों की बराबर थी, पर कियान शुंजी ने उसे पहले चेला बनाया था, तो हक से सीनियर का टैग उसी का था। भले ही तुम्हारी शुरुआती सोल पावर उससे पूरे 10 लेवल ज्यादा थी
और तुम काफी आगे निकल चुके थे, पर वो भी आखिरकार गॉड गिफ्टेड ट्विन स्पिरिट्स वाली जीनियस थी। वो इतने पीछे कैसे रह सकती थी? इसी जिद और ईगो के दम पर उसने दिन रात एक कर दिया, कभी थकान की शिकायत नहीं की। एक साल में स्पिरिट हॉल के रिसोर्सेज की बदौलत उसकी सोल पावर 12वें लेवल से सीधे 17वें लेवल पर पहुंच गई। उसकी प्रोग्रेस भी कम तूफानी नहीं थी। ये स्पीड किसी को भी हिलाने के लिए काफी थी, पर बिबी डोंग फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी। उसने कसम खाई थी कि वो तुम्हारी बराबरी करके रहेगी, कम से कम बहुत पीछे तो नहीं छूटेगी। इसी तरह कियान शुंजी का तय किया हुआ एक साल का स्टडी प्लान ऑफिशियल खत्म हुआ। अब दोनों को कुछ दिन का ब्रेक मिला था। जो भी डाउट हो या जरूरत हो, सीधे कियान शुंजी के पास जा सकते थे। दोपहर का टाइम था, कड़क धूप चमक रही थी। स्पिरिट हॉल सिटी के सेंटर में बनी एक आलीशान हवेली के बाहर तुम अकेले खड़े थे। थोड़ी ही देर में नौकरों की भगदड़ के बाद एक बंदा तेजी से दरवाजे की तरफ आया। आने वाला बंदा काफी नजाकत भरा, दिखने में थोड़ा हैंडसम और चलने फिरने में बिल्कुल लड़कियों जैसा था। ये कोई और नहीं, फ्यूचर का स्पिरिट हॉल एल्डर और बिबी डोंग का राइट हैंड क्रिसेंथिमम डोलुओ युए गुआन था। जाहिर है अभी वो सिर्फ एक सोल डोलुओ था, टाइटल डोलुओ के लेवल तक नहीं पहुंचा था। जब युए गुआन ने तुम्हारे हाथ में वो गोल्ड टोकन देखा तो उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए जबरदस्त शौक तैर गया। एक 6-7 साल का बच्चा हाथ में पोप टोकन लिए खड़ा था। याद रहे, पोप टोकन का मतलब खुद पोप का होना था। टोकन देखा मतलब बंदा सामने खड़ा है। ये बच्चा कौन था? क्या ये पोप का नाजायज बेटा था? पर शक्ल तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। तुम्हारी असली पहचान अभी सिर्फ स्पिरिट हॉल के टॉप ब्रास को पता थी। कियान शुंजी का प्लान था कि थोड़े टाइम बाद जब तुम्हारी और बिबी डोंग की ताकत थोड़ी और बढ़ जाएगी, तब ऑफिशियली अनाउंस करके तुम दोनों को होली सन और होली मेडन बनाया जाएगा। पर उससे पहले कियान शुंजी ने तुम दोनों को एक एक पोप टोकन दे दिया था, ताकि काम आसान रहे और फालतू की झिकझिक न हो। युए गुआन ने जरा भी ढील नहीं दी, लपक कर तुम्हारे पास आया और झुककर सलाम किया। युए गुआन हुजूर को प्रणाम करता है, अंदर पधारिए। तुमने सिर हिलाया, टोकन को वापस अपने स्पिरिट टूल में रखा और युए गुआन के साथ मेन हॉल में आ गए। तुमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की और सीधे मेन कुर्सी पर जाकर बैठ गए। युए गुआन बगल में खड़ा रहा, चेहरे पर थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। पता नहीं हुजूर ने आज इस नाचीज को किस काम से याद किया। वो मन ही मन पकाने लगा कि हाथ में पोप टोकन लेकर खुद चलकर आया है तो पक्का कोई बहुत बड़ा मैटर होगा। तुमने नॉर्मल टोन में कहा, युए गुआन बिशप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पढ़ने लिखने का थोड़ा चस्का है। आजकल मेरा मन अजीबो गरीब पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने का हो रहा है। सुना है बिशप साहब को फूल पौधों का बहुत शौक है, तो क्या आपके पास कोई रेयर हर्ब्स की इलस्ट्रेटेड बुक होगी? मैं कुछ टाइम के लिए पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारे आने का असली मकसद वही किताब थी जिसमें उन मैजिकल हर्ब्स का जिक्र था। पूरे दोलुओ कॉन्टिनेंट में फ्यूचर के तांगसान के अलावा सिर्फ युए गुआन और पोजी क्लैन को ही इन हर्ब्स की नॉलेज थी। तुम्हारा प्लान था कि मौका मिलते ही उन हर्ब्स को हड़प लिया जाए। वो जगह अभी भी लावारिस ही होगी। कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा खजाना होने के नाते उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी जेब में डालना ही अक्लमंदी थी। तुम्हें पौधों की पहचान नहीं थी, इसलिए युए गुआन के पास आना पड़ा। युए गुआन ने जैसे ही यह सुना, उसकी जान में जान आई। उसे लगा था पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो हुजूर खुद टोकन लेकर आ गए। पर मैटर तो सिर्फ एक किताब का निकला। और जब बात फूलों की आई तो युए गुआन का चेहरा खिल उठा, आंखों में चमक आ गई। हुजूर, आप बिल्कुल सही दरवाजे पर आए हैं। उसने अपने स्पिरिट टूल से एक मोटी सी पुरानी किताब निकाली। ये उसकी खानदानी रेयर हर्ब्स गाइड थी, जिसमें अनगिनत दुर्लभ फूलों और पौधों की फोटो और डिटेल्स भरी पड़ी थी। हुजूर, ये लीजिए। युए गुआन ने दोनों हाथों से किताब थमाते हुए बहुत इज्जत से पेश की। तुमने किताब ली, 2 पन्ने पलटे और हल्का सा सिर हिलाया। थैंक्स। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर यह एहसान दिल में रख लिया। युए गुआन का टैलेंट सच में काफी अच्छा था। आइस एंड फायर यिन यांग वेल में एक इमॉर्टल क्रिसेंथिमम पौधा था। पूरे कॉन्टिनेंट में युए गुआन से बेहतर दावेदार उसके लिए कोई नहीं था। फ्यूचर में अगर वो पौधा इसे दे दिया जाए तो न सिर्फ इसका लेवल आसमान छू लेगा, बल्कि इसकी 100% वफादारी भी मिल जाएगी। तुम्हें युए गुआन की स्पिरिट हॉल के प्रति वफादारी पर कभी शक नहीं था। युए गुआन और गुई मेई दोनों एकदम वफादार कुत्ते थे, जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता था। हुजूर, शर्मिंदा न करें, युए गुआन ने तुरंत झुककर कहा। मैं चलता हूँ, पढ़कर वापस लौटा दूंगा। तुम खड़े हुए और बाहर निकल गए। हुजूर, आराम से जाइएगा। युए गुआन तुम्हें झुककर देखता रहा जब तक तुम दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए। जब तुम्हारी परछाई गायब हो गई तब उसने अपनी नजर हटाई और मन ही मन बड़बड़ाया, पता नहीं ये बच्चा आखिर है कौन। पर जब तुमने खुद नहीं बताया तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई पूछने की। अपने कमरे में लौटकर तुमने वो मोटी हर्ब्स गाइड निकाली, स्टडी टेबल पर बैठे और ध्यान से पन्ने पलटने लगे। किताब बहुत संभाल कर रखी गई थी। हर पन्ना एकदम कड़क और नया था। साफ दिख रहा था कि युए गुआन इसे जान से ज्यादा संभाल कर रखता था। पन्नों पर तरह तरह की जड़ी बूटियों की ड्राइंग बनी थी। लाइंस इतनी बारीक थीं मानो पौधा जिंदा हो। नीचे छोटे छोटे अक्षरों में डिटेल्स लिखी थीं, नाम, उगने की जगह, तोड़ने और स्टोर करने का तरीका। हर चीज एकदम बारीकी से दर्ज थी। तुम बहुत ध्यान से एक एक पौधा देख रहे थे, किसी भी रेयर हर्ब को मिस नहीं करना चाहते थे। भले ही इनमें से ज्यादातर इमॉर्टल हर्ब्स न हो, पर बहुत सी जड़ी बूटियां सोल मास्टर्स की ट्रेनिंग के लिए वरदान थीं। एक पन्ना पलटते ही तुम्हारी उंगलियों की स्पीड धीमी हो गई। 8 पेटल इमॉर्टल ऑर्किड,
तुमने हल्के से नाम दोहराया। फोटो में एक चांदी जैसी सफेद ऑर्किड बनी थी जिसकी 8 पंखुड़ियां फैली हुई थीं और नीचे की गांठें बहुत घनी थीं। तुमने इस पन्ने को बहुत ध्यान से पढ़ा। तुम्हें अच्छे से पता था कि हर इमॉर्टल हर्ब को तोड़ने और स्टोर करने के बहुत कड़े रूल्स होते हैं। जरा सी चूक हुई और उसकी पावर आधी रह जाएगी या पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि हर हर्ब को खाने का तरीका भी अलग होता है। अगर गलत तरीके से खा लिया तो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नामुमकिन है। अब जब यह किताब हाथ लग ही गई थी तो तुमने हर एक हर्ब की खासियत को अपने दिमाग में छापने का फैसला किया। जब एक एक डिटेल याद हो गई तब तुमने पन्ना आगे पलटा। इसके बाद एक से बढ़कर एक जाने पहचाने नाम सामने आने लगे। इमॉर्टल क्रिसेंथेमम, एरोमेटिक ट्यूलिप, रूस्टर कॉम, बर्नेट पैरोट। हर एक पौधा वही था जिसका जिक्र ओरिजिनल स्टोरी में था। हर एक ऐसा जिसके लिए पूरी सोल मास्टर दुनिया पागल हो जाए। तभी एक हल्का सा साया तेजी से अंदर घुसा और उसने चुपके से दरवाजा बंद कर लिया। मूवमेंट्स इतनी स्मूथ थी मानो ये काम हजारों बार किया गया हो। आहट सुनते ही तुमने सिर उठाया। सामने बीबी डोंग खड़ी थी। तुम्हारा चेहरा एकदम शांत था, मानो तुम्हें पहले से पता था। पिछले 1 साल में बीबी डोंग अक्सर तुम्हारे कमरे में आती थी, बल्कि कई बार तो रात में यहीं सो जाती थी। पहली बार जब वो आई थी तो उसने कहा था कि उसे डरावना सपना आया है। सपने में उसके घर वालों को डेविल सोल मास्टर्स मार रहे थे। उस रात तुमने उसे बहुत देर तक चुप कराया था, बातें की थीं जब तक कि वो गहरी नींद में सो नहीं गई। बस उसी दिन से बीबी डोंग का तुम्हारे कमरे में आना एक नॉर्मल बात बन गई थी। कई बार तो तुम सो भी चुके होते थे। क्या देख रहे हो? यूए गुआन बिशप से एक हर्ब्स की किताब उधार ली है। इसमें बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियों की डिटेल्स हैं। तुमने थोड़ा साइड होकर उसके लिए जगह बनाई। दुर्लभ जड़ी बूटियां? बीबी डोंग तुम्हारे बिल्कुल सट कर बैठ गई, मुंह टेढ़ा करके ड्राइंग्स देखने लगी। आंखों में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। इसमें देखने लायक क्या है? ये कोई आम फूल पौधे नहीं है। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ पन्ने पलटकर एक फोटो की तरफ उंगली की। ये देखो, इसे कहते हैं लव सिक हार्ट ब्रोकन रेड। ये हर्ब्स की रानी है। इसे खाने के बाद बिना किसी साइड इफेक्ट के सोल पावर बहुत तेजी से बढ़ती है और कल्टीवेशन टैलेंट भी कई गुना बढ़ जाता है। बीबी डोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों में गहरा शौक था। बिना किसी साइड इफेक्ट के सोल पावर बढ़ जाती है और टैलेंट भी सुधर जाता है? ऐसी चीज पॉसिबल भी है क्या? 1 साल बीतने के बाद वो अब पहले जैसी नादान बच्ची नहीं रही थी। उसे अच्छे से पता था कि इस दुनिया में सोल पावर बढ़ाने के तरीके तो हैं, पर ज्यादातर की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। या तो फ्यूचर का टैलेंट खत्म हो जाता है या बॉडी की नींव हिल जाती है। पर जैसा तुम बता रहे थे, बिना किसी साइड इफेक्ट के टैलेंट बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, ऐसी चीज के बारे में उसने आज तक कभी नहीं सुना था। बिल्कुल सच है, ये यूए गुआन बिशप की खानदानी किताब है। तुमने ज्यादा खींचा नहीं और टॉपिक बदलते हुए कहा, वैसे इस पौधे की एक लव स्टोरी भी है, सुनना चाहोगी? बीबी डोंग ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ। तुम्हारी टोन सॉफ्ट हो गई। कहते हैं बहुत साल पहले एक लड़का था जिसे फूलों से बेइंतहा प्यार था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर स्वर्ग की फ्लावर फेरी का दिल पिघल गया। वो चुपके से धरती पर आई और उससे शादी कर ली। पर देवताओं को पता चल गया। इंसान और परी का मिलन पाप माना जाता था, तो गुस्से में आकर देवताओं ने परी को वापस स्वर्ग बुला लिया। लड़का अपनी मोहब्बत के गम में टूट गया। दिन रात उदास रहने लगा और उसने पौधों का ध्यान रखना छोड़ दिया। फिर एक दिन एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने उसे बताया कि उसके आंगन में जो सफेद गुलाब है वही उसकी महबूबा का रूप है। अगर वो उसे तोड़ देगा तो परी वापस इंसान बनकर उसके पास आ जाएगी। पर लड़का अपनी जान से प्यारी चीज को नुकसान कैसे पहुंचाता? वो बस रोज उस फूल के सामने बैठकर रोता और शराब पीता रहता। आखिरकार तड़प तड़प कर उसका दिल फट गया और वो मर गया। मरते मरते उसके मुंह से खून की एक घूंट निकली और उस फूल की पंखुड़ियों पर जा गिरी। तुमने फोटो में पंखुड़ियों पर बनी लाल लाइंस की तरफ इशारा किया। देखो, ये जो लाल लाल निशान दिख रहे हैं, ये उसी आशिक का खून है। वो देवता कितना गंदा था, 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया। बीबी डोंग की आंखें नम हो गई थीं, आवाज में भारीपन आ गया था। दोलुओ कॉन्टिनेंट के सोल मास्टर्स में समझदारी थोड़ी जल्दी आ जाती है। भले ही उसकी उम्र अभी छोटी थी, पर प्यार मोहब्बत की बातें उसके लिए एकदम अनजान नहीं थीं। इस दुख भरी कहानी ने सीधे उसके दिल के सबसे नरम कोने को छू लिया था। चलो छोड़ो, तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मूवमेंट एकदम जेंटल थी। ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। भाई, तुम बहुत बुरे हो, इतनी रात को इतनी रोने वाली कहानी सुना रहे हो। बीबी डोंग ने मुंह फुलाया और तुम्हें शिकायत भरी नजर से देखा। तुम हल्के से हंसे। चलो बाकी के पौधे देखते हैं। तुम पन्ने पलटते रहे और उसे बाकी हर्ब्स दिखाते रहे। एक एक करके सबके नाम और खासियत बताते गए। बीबी डोंग धीरे धीरे उन अनोखी चीजों में खोने लगी। थोड़ी देर बाद, भाई ये सारे पौधे तो बहुत कमाल के हैं। बीबी डोंग ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी ये पौधे मिले और एक्स्ट्रा बच जाए तो अपनी इस सीनियर बहन को मत भूल जाना। फिक्र मत करो, किसी को भूल जाऊं पर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भाई, मुझे पता था तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। बीबी डोंग की आंखें खुशी से चमक उठी। रात गहरी हो चुकी थी। न जाने कितना वक्त बीत गया। तुम्हारे साथ पढ़ते पढ़ते बीबी डोंग को अचानक एक बड़ी सी उबासी आई। तुम रुके और उसकी तरफ देखा। नींद आ रही है? बीबी डोंग ने आंखें मलते हुए सिर हिलाया। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी बाद में देखेंगे। तुमने हर्ब्स गाइड को बंद किया और स्पिरिट टूल में डाल दिया। तुमने लाइट बुझाई और दोनों बिस्तर पर लेट गए।
बीबी डोंग ने बड़े हक से करवट बदली और तुम्हारी तरफ खिसक आई। इन हर्ब्स को पाने का अभी सही टाइम नहीं है, अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है। कियान शुंजी मुझे स्पिरिट हॉल सिटी से बाहर कदम भी नहीं रखने देगा। खैर, इतना क्या सोचना, दुगु बो को अभी वो आइस एंड फायर यिन यांग वेल मिलने में बहुत साल बाकी हैं। वो जगह अभी लावारिस है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इन विचारों को झटक कर तुम धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गए। एक दोपहर स्टार डॉ जंगल के गहरे इलाके में काफी उमस और चिपचिपाहट थी। दूर दूर से बीच बीच में सोल बीस्ट्स की दहाड़ सुनाई दे रही थी। तुम गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओं के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस बार जंगल के इतने अंदर आना तुम्हारी थर्ड सोल रिंग के लिए था। वैसे तो यह काम कियान शुंजी का था, पर वो अभी नए नए टाइटल डॉलुओ बने थे, तो कियान दाउलू को तसल्ली नहीं हुई। इसलिए उन्होंने 98वें लेवल के सीनियर गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ को दोबारा तुम्हारे साथ भेज दिया। चलते चलते गोल्डन क्रोकोडाइल अचानक रुक गए और आसमान की तरफ देखने लगे। तुमने भी उनकी नजर का पीछा किया, पर तुम्हें कुछ नहीं दिख। तुम्हारी मौजूदा ताकत उनके सेंसिंग लेवल के आसपास भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में आसमान से एक विशाल चील नीचे झपटी। उसका पूरा शरीर काले और सुनहरे पंखों से ढका था, जो धूप में लोहे की तरह चमक रहे थे। हर पंख मानो कड़कड़ाती धार हो। सबसे खसास थे उसके लाल पंख, जो तीर की तरह सीधे खड़े थे और जिनकी किनारियां इतनी तेज थीं कि जरा सी छुअन से चमड़ी उधेड़ दें। ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्ड ईगल। गोल्डन क्रोकोडाइल ने आंखें थोड़ी मिचकाईं। फ्लाइंग टाइप सोल बीस्ट है, हवा से सरप्राइज अटैक करने में माहिर है और इसके पंख शरीर से अलग होकर वार कर सकते हैं। स्पीड भी जबरदस्त है, तुम्हारे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। वो थोड़े रुके, चील पर कुछ पल नजर टिकाई और माथे पर हल्की शिकन आई। लेकिन यह 5000 साल पुरानी है। आम सोल मास्टर्स की फोर्थ सोल रिंग की लिमिट 5000 साल होती है, जबकि थर्ड सोल रिंग की लिमिट सिर्फ 1700 साल के आसपास होती है। ये लिमिट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। कोई भी नॉर्मल बंदाई से सोखने जाएगा तो सीधे मौत के मुंह में जाएगा, पर तुम्हारी गट फीलिंग कह रही थी कि तुम यह कर सकते हो। ऊपर से इस 1 साल में तुमने कई रेयर हर्बल सिरप पिए थे, दिन रात फिजिकल ट्रेनिंग की थी और मेडिसिन बाथ लिया था। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ सेम लेवल के सोल मास्टर्स से कहीं आगे निकल चुकी थी। सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी इंस्टिंक्ट पर पूरा भरोसा था। गोल्डन दादा, तुमने नजर नीचे की और एकदम सॉलिड टोन में कहा, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसकी सोल रिंग सोख सकता हूँ। गोल्डन क्रोकोडाइल थोड़ी देर चुप रहे। तुम्हारी पिछली 2 सोल रिंग्स का नजारा उन्हें अच्छे से याद था। शायद इस बार भी तुम चमत्कार कर दो। श्योर हो ना? हाँ, तुमने सिर हिलाया। 9 सोल रिंग्स उनके पैरों के नीचे से एक एक करके चमकी। 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक और 1 रेड। वो आखिरी 1 लाख साल वाली सोल रिंग खून जैसी लाल थी, जिससे हलक सुखा देने वाला प्रेशर फूट पड़ा। अगले ही पल गोल्डन क्रोकोडाइल हवा में उछले और सोने की बिजली बनकर पलक झपकते ही ऊपर चील की तरफ लपके। तुम नीचे खड़े होकर आसमान में तैरती उस सुनहरी रोशनी को देखते रहे। अफसोस हुआ कि तुम्हारे पास उड़ने की एबिलिटी नहीं थी, वरना इस फाइट में तुम खुद हाथ साफ करते। आसमान में चील अपना शिकार ढूंढ रही थी कि अचानक नीचे से एक खौफनाक एनर्जी ऊपर उठी। वो इतनी खतरनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। चील ने घबराकर पंख फड़फड़ाए और भागने के लिए मुड़ने लगी, पर इतनी बड़ी ताकत के आगे उसकी हर कोशिश बेकार थी। गोल्डन क्रोकोडाइल ने कोई सोल स्किल तक यूज नहीं की। वो बस उसके ऊपर पहुंचे और एक जोरदार लात नीचे की तरफ रसीद कर दी। एक दर्दनाक चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। चील का शरीर उल्कापिंड की तरह सीधे जमीन की तरफ गिरा। धड़ाक, एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो जमीन में धंस गई। गड्ढे में पड़ा उसका शरीर हल्का हल्का तड़प रहा था। उसकी आंखों से वो दरिंदगी गायब हो चुकी थी, सिर्फ खौफ और बेबसी बची थी। मुंह के कोने से खून बह रहा था, सिर्फ एक बार, और वो अधमरी हो चुकी थी। तुमने 1 सेकंड जाया नहीं किया। शूरा डेमन स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में आई और तुमने सीधे उसकी गर्दन पर वार कर दिया। जैसे ही धार उसके शरीर में घुसी, चील का शरीर झटके से कड़ा हुआ और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। खून की धुंध हवा में फैली और शूरा डेमन स्वॉर्ड की लाल रोशनी हल्की सी चमकी। वो खून सोख रही थी। तुम्हें महसूस हुआ कि तलवार से एक गर्म एनर्जी तुम्हारे शरीर में उतर रही है, जो पिछली 2 बार से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। थोड़ी देर बाद चील की लाश से एक गहरी पर्पल सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठी। तुम गड्ढे के किनारे चौकड़ी मारकर बैठ गए, आंखें बंद की और सोल रिंग को अपनी तरफ खींचने लगे। जैसे ही सोल रिंग ने तुम्हारी बॉडी को टच किया, उसकी जंगली एनर्जी तुम्हारी रगों में बवंडर की तरह फैल गई। वो बड़ी बेदर्दी से तुम्हारी बॉडी को अंदर से फाड़ने लगी। तुम्हारा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, चेहरे की नसें तन गईं और रंग उड़ गया। भयानक दर्द से तुम्हारे मुंह से कराह निकल गई। ठीक उसी पल तुम्हारे सीने में जमा वो ठंडी एनर्जी, जो इमॉर्टल हर्ब्स के रस से बनी थी, अचानक जाग उठी। वो तुम्हारी नसों में एक गर्म लहर बनकर बहने लगी। अंदर मच रही तबाही धीरे धीरे शांत होने लगी और फाड़ने वाला दर्द काफी हद तक कम हो गया। थरथराता शरीर संभल गया और तनी हुई भौहें थोड़ी रिलैक्स हुईं। गोल्डन क्रोकोडाइल बगल में ही खड़े थे, उनकी नजरें तुम पर टिकी थीं। जब तुम कांप रहे थे तो उनका हाथ उठ चुका था और सोल पावर तैयार थी। वो किसी भी वक्त प्रोसेस रोकने को तैयार थे, पर तुम्हें संभलता देख उन्होंने धीरे से हाथ नीचे किया और एक लंबी सांस छोड़ी।
हालांकि उनकी आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन था। अभी तो मैटर हाथ से निकलता दिख रहा था, फिर अचानक सब कंट्रोल में कैसे आ गया? तुम्हारे अंदर पक्का कोई खास राज छुपा था। टाइम बीतता गया और सोल रिंग का प्रोसेस अपने एंड पर पहुंच गया, पर जैसे ही सब खत्म होने वाला था, अचानक एक नया पंगा हो गया। तुम्हें अपनी पीठ पर एक भयानक फाड़ने वाला दर्द महसूस हुआ। ये सोल रिंग के दर्द से बिल्कुल अलग था। ये हड्डियों के अंदर से आ रहा था, मानो कोई चीज तुम्हारी चमड़ी को चीरकर बाहर निकलना चाहती हो। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया, माथे से बड़े बड़े पसीने के कतरे टपकने लगे। तुमने दबी हुई चीख मारी, शरीर बुरी तरह कांपने लगा, पर इतने दर्द के बावजूद तुम न तो बेहोश हुए और न ही आपा खोया। बस दांत पीसकर उस दर्द को बर्दाश्त करते रहे। बगल में खड़े गोल्डन क्रोकोडाइल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो एक्सटर्नल सोल बोन है। एक्सटर्नल सोल बोन 6 मेन सोल बोन्स के अलावा एक बहुत ही रेयर चीज थी। इसके मिलने के चांस 10,000 में से 1 से भी कम होते हैं। हर एक्सटर्नल सोल बोन में ग्रोथ एबिलिटी होती है, यानी यह सोल मास्टर के लेवल के साथ साथ खुद भी इन्वॉल्व होती है। इसकी वैल्यू किसी 1 लाख साल पुरानी सोल बोन से कम नहीं होती। गोल्डन क्रोकोडाइल 100 साल से ज्यादा जी चुके थे, भले ही उन्होंने खुद कभी इसे एब्जॉर्ब न किया हो, पर स्पिरिट हॉल की किताबों में इसकी पूरी डिटेल दर्ज थी। तुम्हारी हालत उस किताब में लिखी बातों से 100% मैच कर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने शौक को दबाया और तुम पर कड़ी नजर टिका ली ताकि कोई ऊंच नीच न हो। थोड़ी देर बाद तुमने झटके से आंखें खोली। पीठ से एक तीखी आवाज आई, चर्रर। पीठ के कपड़े चीरते हुए 2 चमकीले काले सुनहरे पंख बाहर निकल आए। हर पंख 10 फीट से ज्यादा लंबा था, जिस पर लोहे जैसे कड़क पंख लगे थे और बीच बीच में लाल तीर जैसे पंख चमक रहे थे। ये देखने में बेहद खतरनाक लग रहे थे। अचानक पंखों ने जोरदार फड़फड़ाहट की और एक जबरदस्त हवा का बवंडर उठा। सूखी पत्तियां और धूल उड़ने लगीं। तुम्हारा शरीर झटके से हवा में उड़ गया। पहली बार उड़ने की वजह से तुम्हारा कंट्रोल 0 था। पंख हवा में उल्टे सीधे फड़फड़ा रहे थे और तुम हवा में किसी छोटे बच्चे की तरह डगमगा रहे थे। तुमने डायरेक्शन संभालने की कोशिश की, पर बॉडी बाईं तरफ झुक गई और तुम एक बड़े पेड़ से टकराते टकराते बचे। घबराकर दाईं तरफ मुड़े तो सीधे पेड़ की टहनी में जा घुसे। पत्ते झड़ाझड़ नीचे गिरने लगे। काफी देर तक हाथ पांव मारने के बाद आखिरकार तुमने खुद को संभाला और हवा में एकदम स्टेबल तैरने लगे। नीचे जंगल के फैलाव को ऊपर से देखना, इस आजादी और ऊंचाई का एहसास इतना कमाल था कि तुम्हारे दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। गोल्डन क्रोकोडाइल के चेहरे पर भी खुशी छुप नहीं रही थी। हा, शियाओमो, बहुत बहुत बधाई, तुम्हें एक्सटर्नल सोल बोन मिल गई। क्या बात है। वो बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे आए। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। उन्होंने तुम्हारे कंधे पर हाथ थपथपाया और तुम्हारे पंखों को ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में हैरानी साफ थी। वैसे उड़ने के अलावा इस पंख में और क्या क्या पावर्स हैं? तुमने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। इस एक्सटर्नल सोल बोन का नाम मैंने रखा है ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स। ये मेरे सारे स्टैट्स को 100% बूस्ट कर देता है, जिससे फाइट में मुझे ज्यादा पावर और स्पीड मिलती है। रही बात बाकी एबिलिटीज की, तो गोल्डन दादा जरा ये देखिए। बात खत्म होते ही तुम्हारे पीछे बने ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स झटके से फड़फड़ाए। तुम्हारा शरीर रॉकेट की तरह ऊपर उठा और हवा में एक यू टर्न मारते हुए तुमने नीचे एक विशाल पेड़ की तरफ डाइव लगाई। छन, पंख पेड़ के तने को छूकर निकले। एक काली रोशनी चमकी और अगले ही सेकंड तुम जमीन पर आ चुके थे। पेड़ की तरफ पीठ किए खड़े थे। तुम्हारे पीछे खड़ा वो विशाल पेड़ धीरे धीरे तिरछा हुआ और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। धड़ाम। इससे साफ दिख रहा था कि यह पंख कितने धारदार थे। तभी तुम्हारे पंखों से कटकटाने की बारीक आवाजें आने लगीं। पंखों पर लगे कड़क तीर जैसे पंख एक एक करके अलग होने लगे और तुम्हारे पीछे हवा में तैरने लगे। देखते ही देखते तुम्हारे पीछे सैकड़ों ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड फेदर हवा में टांग गए। हर एक की नोक बाहर की तरफ तनी थी। तुम्हारी नजर 50 मीटर दूर बनी एक चट्टान पर पड़ी। तुमने बस मन में सोचा, शू 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 शू। सैकड़ों काले सुनहरे तीर हवा को चीरते हुए सीधे चट्टान में जा घुसे। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, धूल और पत्थरों का गुबार उड़ गया। जब धूल छांटी तो चट्टान पर अनगिनत तीर गढ़े हुए थे। कुछ आधे अंदर धंसे थे तो कुछ पूरे के पूरे पत्थर में समा चुके थे। पूरी चट्टान किसी जांतव जंगली सुअर की तरह तीरों से भरी पड़ी थी। तुमने एक बार फिर मन में सोचा। पत्थर में गढ़े वो तीर हल्के से कांपे और बुलावा पाते ही चट्टान से बाहर निकल आए। हवा में शानदार आर्क बनाते हुए वो वापस तुम्हारे पीछे उड़कर आ गए। वो हवा में रीअलाइन हुए और पलक झपकते ही वापस जुड़कर वही ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स बन गए। इस अटैक का नाम है स्वॉर्ड फेदर रेन। जब ये पंख शरीर से अलग होकर अटैक करते हैं तब मैं उड़ नहीं सकता, पर 100% बूस्ट वाला इफेक्ट फिर भी चालू रहता है। गोल्डन क्रोकोडाइल तालियां बजाने लगे। गजब! एक्सटर्नल सोल बोन सच में कुदरत का करिश्मा है। शियाओमो, तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं। तुम मुस्कुराए। यह सब आपकी वजह से हुआ गोल्डन दादा, जो आपने इस बीस्ट का शिकार किया। उन्होंने हाथ हवा में हिलाया। एक्सटर्नल सोल बोन पूरी तरह तुम्हारी अपनी किस्मत है। वो थोड़े रुके, आंखों में क्यूरियोसिटी जगी। वैसे तुम्हारी थर्ड सोल स्किल क्या मिली? थर्ड सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी सोल पावर सीधे 32वें लेवल पर पहुंच गई है।
रही बात मेरी थर्ड सोल स्किल की, तो यह एक क्राउड कंट्रोल और एरिया अटैक स्किल है। इसे मैं कहता हूँ शूरा स्वॉर्ड डोमेन। इसे यूज करते ही एक बड़ा स्वॉर्ड फील्ड बन जाता है जहाँ दुश्मनों की स्पीड और पावर कम हो जाती है, जबकि मेरी अटैक पावर कई गुना बढ़ जाती है। अगर मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट भी सामने आ जाए तो यह डोमेन मुझे भागने का टाइम दे देगा। गोल्डन क्रोकोडाइल ने सुनकर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, चलो अब वापस चलने का टाइम हो गया है। दोनों साए धीरे धीरे जंगल के बाहर की तरफ बढ़ने लगे। शाम ढल चुकी थी। स्टार डॉ जंगल से स्पिरिट हॉल सिटी की तरफ लौटती सड़क पर एक आलीशान रथ चला जा रहा था। रथ खुद गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ चला रहे थे, जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी दबा रखी थी, मानो कोई आम बूढ़े बाबा हों। दोनों जंगल से करीब 40-50 मील दूर निकल चुके थे। स्पिरिट हॉल सिटी अभी भी काफी दूर थी और उनका प्लान रात भर में सफर तय करने का था। अचानक गोल्डन क्रोकोडाइल के माथे पर बल पड़ा। उन्होंने तुरंत लगाम कसकर खींची। घोड़ा हिनहिनाया। अगले टापे हवा में उठे और फिर जमीन पर आ टिके। रथ रुक गया। पर्दा हटाकर तुम बाहर निकले। गोल्डन दादा, क्या हुआ? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक हल्की सी हवा का झोंका आया। तुम्हारी नाक फड़क उठी और भौहें तन गईं। हवा में खून की भयानक बदबू घुली हुई थी। दक्षिण पूर्व दिशा वाले गांव में डेविल सोल मास्टर्स का एक गिरोह बैठा है। गोल्डन क्रोकोडाइल ने अपनी मेंटल पावर से सेंस करके बताया। कुल 4 लोग हैं। सबकी ताकत सोल किंग के आसपास है। स्पिरिट हॉल सिटी और स्टार डॉ जंगल दोनों ही हेवन डॉ और स्टार लुओ साम्राज्यों के बॉर्डर पर पड़ते थे। लौटते वक्त इस इलाके से गुजरना ही पड़ता था और बॉर्डर का इलाका हमेशा से सबसे ज्यादा गंदा और क्राइम प्रोन होता था। भले ही स्पिरिट हॉल बीच में रहकर बड़ी फाइट न होने देता हो, पर छोटे मोटे दंगे कभी नहीं रुकते थे। ऐसा क्राइम जोन इन डेविल सोल मास्टर्स का अड्डा बना हुआ था। गोल्डन दादा, तुमने सीरियस टोन में कहा, इन नीच डेविल सोल मास्टर्स को खत्म करना स्पिरिट हॉल का फर्ज है। हम ऐसे आंखें मूंद कर नहीं जा सकते। गोल्डन क्रोकोडाइल ने हल्का सा सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम्हारी आंखों में लड़ने का जुनून उमड़ पड़ा। इस बार मुझे अकेले हाथ साफ करने दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी असली ताकत कितनी है। जब तक जान पर न बनाए आप बीच में मत आइएगा। ठीक है, उन्होंने आराम से सिर हिलाया। बस कुछ कीड़े मकोड़े ही तो थे। उनकी छत्रछाया में रहते हुए अगर तुम्हें खरोंच भी आ जाती तो उनकी 100 साल की जिंदगी पर लानत थी। गोल्डन क्रोकोडाइल ने जमीन पर पैर पटका और हवा में उड़ गए। तुमने भी पीछे ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स फैलाए और जोरदार फड़फड़ाहट के साथ उनके पीछे हो लिए। गोल्डन क्रोकोडाइल की मेंटल पावर के कवर में तुम दोनों का वजूद रात के अंधेरे में पूरी तरह छुप चुका था। थोड़ी ही देर में तुम दोनों गांव के बाहर झाड़ियों में लैंड हुए। तुमने आंखें मिचकाकर आगे देखा और अगले ही पल तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ गईं। सामने एक छोटा सा गांव था, मुश्किल से 15-20 मिट्टी के मकान, पर इस वक्त आधे से ज्यादा घर टूटकर मलबे में बदल चुके थे, जहां से सफेद धुआं उठ रहा था। रात की हवा के साथ खून और जलने की बदबू सीधे नाक में घुस रही थी। मैदान के कोने में बने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 3 जवान लड़कियां दुबकी बैठी थीं। वो डर के मारे कांप रही थीं, अपने होंठ दांतों तले दबा रखे थे ताकि चीख न निकले। सबसे अंदर बैठी लड़की की गोद में 2-3 साल का बच्चा था, जिसका मुंह उसने हाथ से कसकर भींच रखा था। बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से चुपचाप रोए जा रहा था। अलाव के पास 4 डेविल सोल मास्टर्स खड़े थे, 3 आदमी और एक औरत। एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी पीठ पीछे लाल चमगादड़ के पंख फैलाए चौकड़ी मारकर बैठा था। उसके चारों तरफ हल्की सी लाल रोशनी तैर रही थी। उसके सामने एक ग्रामीण की ताजा लाश पड़ी थी, जिसकी लाइफ एनर्जी सोख कर वो कल्टीवेट कर रहा था। गंजे के बगल में एक नॉर्मल सी दिखने वाली औरत थी, जिसकी गर्दन और कंधों पर काली बेलों के टैटू बने थे। उसकी स्पिरिट काली बेलें थीं, जो एक ग्रामीण से लिपटी उसकी जान निचोड़ रही थीं। थोड़ी दूर पर एक नाटा मोटा आदमी मिट्टी का मटका मुंह से लगाए गट गट खून पी रहा था। लाल लाल खून उसके मुंह के कोनों से बहकर कपड़ों पर गिर रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरा मटका गटकने के बाद उसने मुंह पोंछा, जीभ निकालकर होठों पर लगा खून चाटा और एक लंबी थकी हुई सांस ली। उसके चेहरे पर वहशी मजा साफ दिख रहा था। तभी मोटे के बगल में खड़ा लंबा पतला आदमी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंसी थीं और नीचे काले घेरे थे। बिल्कुल ठरकी और अयाश टाइप लग रहा था। उसने अपनी गर्दन मटकाई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी लड़कियों पर हवस भरी नजर डाली और कमीनी मुस्कान के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं, पास मत आओ। एक लड़की उसे पास आते देख बुरी तरह कांपने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पीठ पेड़ के खुरदुरे तने से जा लगी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे पतले आदमी ने गंदे पीले दांत दिखाते हुए ठहाका लगाया, अरे छम्मक छल्लो, डर मत। जिंदा रहना चाहती है तो मेरी सेवा कर। खुश कर दिया तो शायद 2 दिन और जीने दूं। उसने हाथ बढ़ाकर लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां कपड़ों को छूने वाली थीं, रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक तीखी हवा की आवाज आई। लंबे पतले बंदे ने झटके से हाथ पीछे खींचा और मुड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सैकड़ों काले सुनहरे तीर तूफान की तरह उसकी तरफ आ रहे थे। चेहरे का ठरकपना 1 सेकंड में उड़ गया। सिर्फ खौफ बचा। ऐन मौके पर उसने अपनी स्पिरिट रिलीज की। एक खंजर जिस पर डरावना डार्क रेड रंग चढ़ा था, मानो अनगिनत खून में डुबोया गया हो। उसके पैरों के नीचे 4 सोल रिंग्स चमकी, व्हाइट, येलो, येलो, पर्पल। उसकी सोल पावर 41वें लेवल पर थी। उसने डिफेंस स्किल यूज करने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी।
उसकी थर्ड सोल रिंग अभी चमक ही रही थी कि हवा में तैरते काले सुनहरे तीर आपस में जुड़े और एक धारदार भाले का रूप ले लिया। छन, भाले ने सीधे उसकी छाती को चीर दिया। जबरदस्त झटके के साथ वो हवा में उछला और दूर जाकर मलबे में जा गिरा। धड़ाक, वो खून के पोखरे में मुंह के बल पड़ा था। आंखें फटी थीं और सांसें थम चुकी थीं। उसकी छाती में कटोरी जितना बड़ा छेद आर पार हो चुका था। खून तेजी से जमीन पर फैल रहा था। पेड़ के नीचे बैठी लड़कियां खून के छींटे पड़ते ही चीख पड़ी। भाला रुका नहीं, हवा में बिखरकर 3 हिस्सों में बैठा और अलाव के पास खड़े बाकी तीनों पर लपका। लंबे पतले बंदे की मौत ने बाकी तीनों को अलर्ट कर दिया था। इस वक्त तीनों अपनी अपनी स्पिरिट्स रिलीज कर चुके थे और सोल रिंग्स चमक रही थीं। गंजे और मोटे के पास परफेक्ट सोल रिंग्स का कॉम्बिनेशन था। गंजे का लेवल 55 था, मोटे का 54 और उस औरत की सोल रिंग्स व्हाइट, येलो, पर्पल थीं। उसका लेवल 45 था। गंजा एक कदम आगे बढ़ा और औरत के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। प्लांट टाइप कंट्रोल मास्टर्स की डिफेंस सबसे कमजोर होती है। जैसे ही वो तीर टकराने वाले थे, गंजे की थर्ड सोल रिंग चमक उठी। उसकी पीठ पर बने लाल चमगादड़ के पंख आगे आकर बंद हुए और उसके चारों तरफ एक ब्लड रेड शील्ड बन गई। धड़ाक, तीर सीधे उस शील्ड से टकराए और खखून जैसी लहरें उठीं, पर तीर अंदर नहीं घुस सके। दूसरी तरफ के तीर भी रुक गए थे। नाटे मोटे बंदे की स्पिरिट वही मिट्टी का मटका थी। इस वक्त मटका बड़ा होकर उसकी पीठ पर ढाल बन चुका था, जिसने अटैक ब्लॉक कर दिया था। दूर खड़े तुम्हारे माथे पर बल पड़ा। 5th लेवल सोल किंग्स की डिफेंस को सिर्फ इन तीरों से तोड़ना सच में मुश्किल है। तुमने मन में सोचा। सारे तीर हवा में गोल घूमकर तुम्हारे पीछे आए और वापस पंखों में जुड़ गए। तुमने पंख फड़फड़ाए और रॉकेट की तरह सीधे हवा में उड़ गए। पलक झपकते ही तुम तीनों के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे और ऊपर से उन्हें घूर रहे थे। अरे, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। गंजे ने तुम्हें ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। उसे लगा था स्पिरिट हॉल की पुलिस आ गई है और वो भागने का प्लान बना रहा था, पर सामने तो एक 10 साल से भी छोटा बच्चा निकला। उसने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई। कोई नहीं था, सिर्फ आसमान में तैरता ये बच्चा। बॉस! औरत अचानक चीख पड़ी और तुम्हारी पीठ की तरफ इशारा किया। इसके पंख देखो, ये सोल पावर से नहीं बने हैं। क्या ये वही लेजेंडरी एक्सटर्नल सोल बोन है? गंजे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुम्हारे पंखों को घूरने लगा। अगले ही पल उसकी आंखों में लालच तैर गया। हाँ, पक्का वही है। मोटा आगे आया और जीभ लपलपाई। बॉस, इस लौंडे के पास इतना तगड़ा माल है, ये तो खुद चलकर आया शिकार है। ऊपर से सोल मास्टर्स का खून इन गांव वालों से कहीं ज्यादा टेस्टी होता है। इतने छोटे बच्चे का मलाईदार गोश्त खाने में तो मजा ही आ जाएगा। लौंडे! गंजा वहशियत से हंसा। चुपचाप नीचे आकर हाथ जोड़ ले तो तेरी लाश साबुत छोड़ दूंगा। उसने तुम्हें भाव तक नहीं दिया। उसे लगा तुमने बस सोल बोन के दम पर छुपकर वार किया और उनके सबसे कमजोर बंदे को मार दिया। इस उम्र का बच्चा कितना ही ताकतवर होगा। आमने सामने की फाइट में तुम्हें मसलना चींटी मसलने जैसा था। बकवास खत्म हो गई। तुम हवा में तैर रहे थे। आवाज एकदम ठंडी और खौफनाक थी। तुम्हारी नजर जमीन पर बिखरी लाशों पर गई, फिर उन बेबस लड़कियों पर। तुम्हारी आंखों से बर्फीली हैवानियत फूटी। तुम जैसे नीच दरिंदों ने अनगिनत मासूमों की जान ली है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने दायां हाथ उठाया और शूरा डेमन स्वॉर्ड हथेली में प्रकट हो गई। उसी वक्त तुम्हारे पैरों के नीचे से एक येलो और 2 पर्पल सोल रिंग्स ऊपर उठी, जो रात के अंधेरे में जबरदस्त चमक रही थीं। 1000 साल वाली सेकेंड सोल रिंग, सोल वेनरेबल, ये कैसे हो सकता है? इसकी उम्र ही क्या है? गंजा चीख पड़ा। मोटे और उस औरत की भी हवा टाइट हो गई। सेकेंड सोल रिंग ही 1000 साल की और इस उम्र में सोल वेनरेबल, ये कोई आम बंदा हो ही नहीं सकता था। पक्का किसी बहुत बड़ी फैमिली या पावरफुल बैकग्राउंड का चिराग था, पर उन्हें सोचने का मौका नहीं मिला। तुम अटैक कर चुके थे। तुम्हारी पहली और दूसरी सोल रिंग्स एक साथ चमकी। अटैक, स्पीड, पावर और डिफेंस सब एक झटके में दोगुने हो गए। ऊपर से ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स का 100% ऑल स्टैट्स बूस्ट। इस वक्त तुम अपने पीक फॉर्म में थे। भले ही 3 डेविल मास्टर से तुम्हारा लेवल काफी कम था, पर शूरा डेमन स्वॉर्ड की स्पिरिट उनके घटिया स्पिरिट्स को दबा रही थी। ये फाइट जीती जा सकती थी। तुम्हारे पंख फड़फड़ाए और तुम बाज की तरह नीचे झपटे। मरने आया है। गंजा दहाड़ा। उसकी सेकंड सोल रिंग चमकी। फर्स्ट सोल स्किल, ब्लड विंग्स। उसकी पीठ पर बड़े बड़े लाल चमगादड़ के पंख निकले और वो हवा में तुम्हारी तरफ लपका। पर तुम्हारा इरादा उससे उलझने का था ही नहीं। तुम्हारा टारगेट साफ था, पहले उस कंट्रोल टाइप औरत को निपटाना। जैसे ही तुम दोनों टकराने वाले थे, तुम्हारे पंख मुड़े और तुम गंजे को चकमा देकर सीधे जमीन पर खड़ी औरत की तरफ लपके। गंजा हवा में खाली हाथ रह गया। उसका रंग उड़ गया। रुको! मोटे ने हाथ का मटका हवा में फेंका, जो गोल गोल घूमता हुआ तुम्हारी तरफ आया। औरत ने तुम्हें अपनी तरफ आता देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया, पर वो आखिरकार 45वें लेवल की सोल मास्टर थी। मौत सामने देख उसने दांत पीसे और गोल गोल घूमकर बेलों के जाल में छुप गई। छन छन छन, जैसे ही काली बेलें तुम्हारे पंखों से टकराईं, वो कच्चा कच कटकर हवा में उड़ने लगीं। कटी हुई बेलें जमीन पर गिरकर तड़प रही थीं। क्या? बचाओ मुझे! औरत घबराकर चीखने लगी और लगातार बेलें फेंकने लगी। उसका इकलौता अटैक बेलों से बांधकर जान सोखना था। बेलें कटीं तो वो सीधे कसाई के आगे बकरी बन गई।
पर तुम्हारे पंखों के आगे उसकी बेलें तिनके जैसी थीं। पलक झपकते ही तुम उसके सामने थे। तलवार की धार चमकी। औरत को सिर्फ अपनी गर्दन पर एक ठंडी हवा महसूस हुई। वो कुछ बोलना चाहती थी, गिड़गिड़ाना चाहती थी, पर हलक से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी सांस की नली कट चुकी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंह खुला का खुला रह गया और दोनों हाथों से उसने गर्दन दबा ली। अगले ही सेकंड उसका सिर कंधों से अलग होकर नीचे गिरा। धड़ाम 2 बार लुढ़का और जमीन पर ठहर गया। आंखों में खौफ और अविश्वास साफ था। उसकी बिना सिर की लाश आगे की तरफ गिरी। धड़ाम। और तुम पहले ही उछलकर वापस हवा में पहुंच चुके थे, गंजे और मोटे के डबल अटैक से बहुत दूर। तुम रात के अंधेरे में मंडरा रहे थे, पंख हल्के हल्के हिल रहे थे। तुम्हें पता था असली खेल अब शुरू होने वाला था। बचे हुए 2 बंदों की सोल पावर तुमसे बहुत बहुत ज्यादा थी। एक 55वें लेवल का और दूसरा 54वें लेवल का, जबकि तुमने अभी अभी अपनी 3rd सोल रिंग ली थी। बूस्ट चालू रखने में तुम्हारी सोल पावर तेजी से खर्च हो रही थी। लंबी फाइट तुम्हारे लिए जहर थी। तुम्हें इसे झटके में खत्म करना था। गंजे ने जमीन पर पड़ी बिना सिर की लाश देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे अपनी पार्टनर से कोई प्यार नहीं था। डेविल सोल मास्टर्स के बीच कोई इमोशन नहीं होता। वो तो बस पुलिस से बचने के लिए साथ थे। उसे गुस्सा इस बात का था कि एक छोटा सा लौंडा उसके मुंह के सामने उसके 2 बंदों को मार गया। उसने उसके 55वें लेवल के सोल किंग होने की धज्जियां उड़ा दी थीं। 4th सोल स्किल ब्लड डेमन स्काई क्रशिंग शॉक। गंजे ने दहाड़ मारी। उसके पैरों के नीचे 4थी सोल रिंग झटके से चमक उठी। उसके पीछे बने लाल चमगादड़ का साया अचानक गुब्बारे की तरह फूला। उसने अपना खौफनाक मुंह खोला और तुम्हारी तरफ मुंह करके दहाड़ मारी। लाल चमगादड़ के मुंह से तूफानी साउंड वेव्स फूटी। स्पीड बहुत तेज थी और दायरा इतना बड़ा कि रास्ते की हवा मरोड़ खा गई। तुम्हारी भौहें तन गईं। इस अटैक से बचना नामुमकिन था। तुमने तुरंत ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स को आगे समेटकर ढाल बना ली। धड़ाक। एक अनदेखे झटके ने तुम्हें जोरदार टक्कर मारी। तुम्हें लगा मानो शरीर के अंदर खून उबल गया हो। हलक में मीठापन आया और होठों के कोने से खून छलक पड़ा। अगले ही सेकंड तुम कटी पतंग की तरह हवा से उछले और कई मीटर दूर मलबे में जा गिरे। चारों तरफ धूल का गुबार उड़ गया। हाँ, तुम धीरे धीरे जमीन पर हाथ टिकाकर उठे और मुंह पर लगा खून पोंछा। अगर एक्सटर्नल सोल बोन और शूरा ब्लड आर्मर का डबल डिफेंस न होता तो इस एक वार से तुम्हारी हड्डियां सुरमा बन जाती। तुमने दांत पीसे, पीठ के पंखों ने जोरदार फड़फड़ाहट की और तुम मलबे को चीरते हुए वापस हवा में उड़ गए। इस वक्त तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और मुंह पर खून के निशान थे। हालत एकदम खस्ता लग रही थी। थोड़ी दूर खड़ा गंजा हैरान रह गया। एक मामूली सोल वेनेरेबल उसकी 4th सोल स्किल सीधे झेलकर सिर्फ मामूली जख्मी हुआ था। मोटे, इस लौंडे में कुछ तो गड़बड़ है। हाथ मत रोक, दोनों साथ में अटैक करो। खेल तुरंत खत्म करो। उसकी आवाज लोहे की तरह भारी थी। ठीक है बॉस। मोटा तुरंत हरकत में आया। उसकी 1st सोल रिंग चमकी। थोड़ी दूर पड़े लंबे पतले बंदे और उस औरत की लाशों से ताजा खून मानो खिंचाव पाकर 2 लाल लकीरों के रूप में मोटे के हाथ में पकड़े मटके की तरफ बहने लगा। मोटे की 1st सोल स्किल का नाम था ब्लड ड्रेन। यह आसपास फैला खून सोखकर खुद को बूस्ट करती थी और पावरफुल बंदों के खून से बूस्ट भी तगड़ा मिलता था। तुम्हें भले ही इस स्किल की पूरी डिटेल न पता हो, पर तुम इतने बेवकूफ नहीं थे कि दुश्मन को पावर अप करने दो। स्पेल कास्टिंग रोकना ही सबसे समझदारी का काम था। तुमने शरीर की सोल पावर को ट्रिगर किया। तुम्हारी 3rd सोल रिंग चमक उठी। 3rd सोल स्किल शूरा स्वॉर्ड डोमेन। हवा में अनगिनत लाल रोशनी जमा हुई और देखते ही देखते दर्जनों छोटी छोटी लाल तलवारों में बदल गई, जो सीधे मोटे की तरफ झपटीं। तलवारें मोटे के चारों तरफ जमीन में गड़ गईं और उसे सेंटर में ब्लॉक कर दिया। एक लाल स्वॉर्ड अरे तैयार हो चुका था, जिससे चारों तरफ से जानलेवा स्वॉर्ड एनर्जी निकलने लगी। मोटे को खून सोखना बीच में ही रोकना पड़ा। उसने जितना खून पिया था, जो 2 सोल मास्टर्स का था और आम गांव वालों से कहीं ज्यादा पावरफुल था, उसकी वजह से उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। पर इतनी घनी स्वॉर्ड एनर्जी के आगे वो डिफेंस नहीं कर पाया। उसके शरीर पर कट लगने लगे। घाव भले ही गहरे न हों, पर उनमें एक अजीब सा जहर था जो उसकी सोल पावर के फॉलो को जाम कर रहा था। ये तुम्हारी स्पिरिट में छुपा शूरा पावर का असर था। मोटा अब और रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से मटके को स्वॉर्ड अरे की वॉल पर दे मारा। धड़ाक। स्वॉर्ड अरे की वॉल पर लहरें उठीं, पर वो टूटी नहीं। मोटा दांत पीसकर बार बार मटका पटकने लगा। स्वॉर्ड अरे के बाहर गंजा तुमसे भिड़ चुका था। सोल पावर टकरा रही थी। हवा में तलवारों की धार तैर रही थी। दर्जनों राउंड्स के बाद चटक, नीचे का स्वॉर्ड अरे झटके से टूट गया। वो डार्क रेड मटका अरे से निकलकर सीधे तुम्हारी पीठ पर झपटा। तुम्हें पीछे खतरे का एहसास हुआ और तुम हटने ही वाले थे कि उसी एक सेकंड की चूक का फायदा गंजे ने उठाया। उसने दोबारा अपनी 4th सोल स्किल यूज कर दी। तूफानी साउंड वेव्स ने तुम्हें हवा में ही उड़ा दिया और तुम सीधे पीछे आ रहे मटके से टकरा गए। बस तुम्हारे मुंह से खून का फव्वारा छूटा और तुम सीधे जमीन पर आ गिरे। ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स के कई पंख टूटकर चारों तरफ बिखर गए थे। तुम शूरा डेमन स्वॉर्ड के सहारे जमीन पर टिके, छाती में उठते भयानक दर्द को दबाते हुए खड़े हुए।
तुम्हारी सोल पावर वैसे भी उन दोनों से बहुत कम थी, ऊपर से तुम लगातार बूस्ट स्किल्स यूज कर रहे थे। हाई लेवल स्किल्स का खर्च बहुत ज्यादा होता था। अब तक तुम्हारी बॉडी में 20% से भी कम सोल पावर बची थी। इस फाइट ने तुम्हें तुम्हारी असली लिमिट दिखा दी थी। स्पिरिट जगे हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। भले ही तुम्हारी स्पिरिट और सोल रिंग्स टॉप नॉच थी, पर कॉम्बैट एक्सपीरियंस अभी भी कम था। पिछले 1 साल में तुमने कई स्किल्स सीखी, अपने से हाई लेवल बंदों को हराया, पर वो सब सिर्फ प्रैक्टिस फाइट्स थी। कभी असली जिंदगी और मौत का खेल नहीं खेला था। ऊपर से तुम्हारी ज्यादातर स्किल्स सिर्फ बॉडी बूस्ट वाली थी, डायरेक्ट अटैक पावर्स कम थी। 2 खूंखार डेविल सोल मास्टर्स के खिलाफ अकेले लड़ना सच में भारी पड़ रहा था। गंजा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, चेहरे पर वहशी मुस्कान थी। लौंडे, तू तो सोल वेनरेबल निकला। अगर तेरा खून पी लिया तो मेरा लेवल पक्का बढ़ जाएगा। तुम उन दोनों को पास आते देख रहे थे। दिल में एक टीस उठी, क्या मैं ऐसे ही हार जाऊंगा? क्या मुझे सच में गोल्डन दादा की हेल्प लेनी पड़ेगी? तुम्हारी नजर जमीन पर बिखरी लाशों पर गई, फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी उन औरतों और बच्चों पर। वो सब आंखें गड़ाए तुम्हारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, बेबसी थी और एक हल्की सी उम्मीद भी थी। दोनों डेविल मास्टर्स का कमीना ठहाका रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था मानो मासूमों को मारना, उनका खून पीना उनके लिए बहुत नॉर्मल बात हो। तलवार पकड़े तुम्हारा हाथ हल्का सा कांपा। दिल के सबसे निचले कोने से एक ऐसा गुस्सा उबला जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुमने सिर नीचे किया और धीरे से आंखें मूंद लीं। तुम हमेशा सोचते थे कि तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट सिर्फ मारने का तरीका है, सारे दुश्मनों का सफाया करना। पर इस पल तुम्हें समझ आया कि शूरा डेमन स्वॉर्ड का असली रास्ता सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि पापों का इंसाफ करना है, शैतानों को सजा देना है। हाथ में पकड़ी शूरा डेमन स्वॉर्ड हल्के से कांपी। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक जबरदस्त गूंज उठी। तलवार पर बने डरावने पैटर्न्स चमकने लगे। पहले हल्की सी रोशनी थी, फिर वो खून की तरह लाल और तेज हो गई। चटक! तलवार की नोक को सेंटर बनाकर जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। आसपास के पत्थर हवा में बिना किसी सहारे के तैरने लगे। एक डार्क रेड धुंध तुम्हारे चारों तरफ फैलने लगी। ये क्या सीन है? गंजा और मोटा झटके से रुक गए। उनकी पूरी बॉडी टाइट हो गई। रीढ़ की हड्डी में बर्फीली ठंडक दौड़ गई, मानो वो किसी बर्फ के कुएं में गिर पड़े हों। तुमने झटके से आंखें खोली। तुम्हारी काली पुतलियां अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। तुम्हारी एनर्जी अचानक आसमान छूने लगी। ये कोई लेवल का बढ़ना नहीं था, बल्कि अंदर से बाहर तक का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। इस वक्त तुम्हारे चारों तरफ से जमने वाली ठंडक छूट रही थी, मानो तुम नरक से सीधे आए हुए मौत के फरिश्ते हों। तुम्हारे 10 फीट के दायरे में हवा का टेम्परेचर अचानक गिर गया। जबरदस्त किलिंग इंटेंट तूफान की तरह फैल गया। शूरा स्वॉर्ड इंटेंट। तुमने दायां हाथ उठाया। शूरा डेमन स्वॉर्ड थरा-थरा उठी। आसमान और जमीन का रंग बदल गया। चारों तरफ की लाल धुंध इतनी घनी हो गई मानो ठोस बन जाएगी। तुम्हारे सिर से 10 फीट ऊपर लाल धुंध का बवंडर उठा और पलक झपकते ही एक विशालकाय शूरा डेमन स्वॉर्ड बन गया, जिसकी नोक सीधे आसमान की तरफ तनी थी। गड़बड़ है, पूरी ताकत से डिफेंस करो। गंजे का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में खौफ था। उसने अपनी पूरी सोल पावर झोंक दी और चारों तरफ लाल शील्ड बना ली। बगल में पड़े मोटे ने भी अपनी जान लगा दी। उसने अपनी जीभ दांतों तले काटी और खून मटके पर थूक दिया। डार्क रेड मटका फूला और उस पर अजीब सा खून का प्रकाश चमकने लगा, जो उसके आगे ढाल बन गया। शूरा स्लैश! तुम्हारी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, उनमें कोई इमोशन नहीं था। शब्द पूरे होते ही वो विशाल तलवार आसमान से सीधे नीचे गिरी। तलवार टकराने से पहले ही उसका खौफनाक प्रेशर नीचे तबाही मचाने लगा। गंजे की शील्ड और मोटे का मटका तलवार के 1 मीटर पास पहुंचते ही बुरी तरह कांपने लगे और उन पर दरारें पड़ने लगीं। रोक इसे! गंजा गले की नसें फुलाकर चिल्लाया, दांत भींचे। उसकी आंखों में सामने आती तलवार की धार रिफ्लेक्ट हो रही थी। धड़ाक! शूरा डेमन स्वॉर्ड सीधे शील्ड और मटके पर जा गिरी। सिर्फ 1 सेकंड लगा, दोनों का डिफेंस पतले कागज की तरह फट गया। गंजा और मोटा हवा में उछले और दूर जमीन पर जा गिरे। भले ही वो मौके पर न मरे हों, पर उनकी सांसें उखड़ चुकी थीं। दोनों के शरीरों पर भयानक घाव थे, जिनमें छुपी शूरा पावर उनकी बची कुची जान को धीरे धीरे चाट रही थी। अगर तुरंत इलाज न मिला तो वो कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देंगे। तुम्हारी बॉडी की पूरी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। शूरा डेमन स्वॉर्ड गायब हो गई और आसपास की लाल धुंध भी बिखर गई। आंखों से वो लाल रंग उड़ गया और पुरानी साफ पुतलियां वापस आ गईं। एक जबरदस्त कमजोरी का झटका लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और तुम्हारी बॉडी आगे की तरफ गिरने लगी। बेहोश होने से ठीक 1 सेकंड पहले तुमने देखा कि एक विशालकाय साया अचानक सामने आया और उसने तुम्हें बहुत संभाल कर थाम लिया। शियाओ मो! गोल्डन क्रोकोडाइल ने तुम्हें संभाला और तुरंत तुम्हारी चोटें चेक की। जब कंफर्म हो गया कि जान को कोई खतरा नहीं है, तब जाकर उनकी जान में जान आई। सच तो यह था कि जब तुम्हारी सोल पावर खत्म होने वाली थी, वो तभी बीच में आने वाले थे, पर जैसे ही तुम उस ट्रांसफॉर्मेशन में गए, वो रुक गए। गोल्डन क्रोकोडाइल ने तुम्हें गोद में उठाया और जमीन पर पड़े उन दोनों अधमरे डेविल मास्टर्स पर नजर डाली। उनकी आंखों में हैवानियत तैरी। उन्होंने दूर से ही एक जोरदार थप्पड़ हवा में मारा। दोनों पलक झपकते ही कीमा बन गए और हमेशा के लिए खत्म हो गए। बचे हुए गांव वाले लंगड़ाते हुए भाग कर आए। गोल्डन क्रोकोडाइल के आगे घुटनों के बल गिर पड़े
और हाथ जोड़कर रोने लगे। आप दोनों हुजूर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली, शुक्रिया दाता। उठो सब, यहाँ का मैटर संभालने के लिए पास के शहर की स्पिरिट हॉल ब्रांच वाले आ जाएंगे। बात पूरी करके गोल्डन क्रोकोडाइल हवा में उड़े और सुनहरी रोशनी बनकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। बचे हुए गांव वाले काफी देर तक आसमान को निहारते रहे, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। अगली सुबह स्पिरिट हॉल सिटी। तुम्हारे कमरे में खिड़की से सुबह की गुनगुनी धूप अंदर आ रही थी। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे होश में आया और तुमने आंखें खोली। सामने छत की वही जानी पहचानी नक्काशी थी। तुम्हें तसल्ली हुई कि तुम वापस स्पिरिट हॉल सिटी पहुंच चुके हो। तुमने भारी सिर को सहलाया और धीरे धीरे उठकर बैठे। तुमने अपनी बॉडी को स्कैन किया। चोटों का इलाज हो चुका था, कोई मेजर इश्यू नहीं था, बस पूरा शरीर दर्द से अकड़ा हुआ था। तभी बाहर तेजी से कदमों की आवाज आई और दरवाजा खुला। 4 लोग कमरे में घुसे। सबसे आगे सुप्रीम एल्डर कियान दाओलू थे, उनके पीछे गोल्डन क्रोकोडाइल और उनके पीछे पोप कियान शुंजी और बिबी डोंग थे। तुमने उठकर प्रणाम करने की कोशिश की। शियाओमो, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी आराम चाहिए। कियान दाओलू ने प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया और एक सॉफ्ट एनर्जी ने तुम्हें वापस बिस्तर पर लिटा दिया। कल रात गोल्डन क्रोकोडाइल ने उन्हें पूरी बात बता दी थी। जब उन्होंने सुना कि तुमने मौत के मुहाने पर अपनी खुद की स्वॉर्ड इंटेंट खोज ली है, तो उनकी आंखों में भी शौक साफ दिख रहा था। स्वॉर्ड इंटेंट, स्वॉर्ड स्पिरिट वाले अनगिनत सोल मास्टर्स पूरी जिंदगी घिस जाते हैं पर इस मुकाम को छू तक नहीं पाते, और तुमने सिर्फ 1 साल में एक खतरनाक फाइट के बीच एक पल के ज्ञान से उस सीमा को पार कर लिया था। तुमने धीरे से सिर हिलाया। जी कियान दादा। तभी पीछे खड़ी बिबी डोंग भागकर बेड के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने तुम्हारे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। चेहरे पर डर और फिक्र साफ दिख रही थी। भाई तुम ठीक तो हो ना, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने सिर हिलाया और उसके हाथ को सहलाते हुए उसे दिलासा दिया। शियाओ मो, बगल में खड़े कियान शुंजी ने माथे पर बल लाते हुए थोड़ी डांट भरी टोन में कहा, तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हो। सामने 4 ऐसे डेविल मास्टर्स थे जिनका लेवल तुमसे बहुत ज्यादा था और तुम अकेले भिड़ गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? भले ही बातों में डांट थी पर उसमें छुपा प्यार कोई भी महसूस कर सकता था। तुम मुस्कुराए। मास्टर मैं ठीक तो हूँ। और फिर गोल्डन दादा छुपाकर पहरा दे ही रहे थे। मेरी जान को कोई खतरा नहीं था, आगे से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कियान शुंजी ने सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करनी है। तुमने सिर हिलाकर हाँ कहा। इसके बाद कियान दाओलू ने एक बार फिर तुम्हारी बॉडी चेक की। कल रात के इलाज के बाद चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थीं। थोड़ी बातचीत के बाद कियान दाओलू खड़े हुए। शियाओमो तुम आराम करो, हम चलते हैं। जी कियान दादा, आराम से जाइए। तुमने उन्हें विदा किया। बिबी डोंग का जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। कियान दाओलू और बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा, चुपचाप बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ तुम और बिबी डोंग बचे थे। भाई तुम बेवकूफ हो क्या? सामने खून पीने वाले राक्षस थे, फिर भी तुम अकेले कूद पड़े। अपनी हालत देखो क्या बना ली है। बिबी डोंग की आंखें फिर से भर आईं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये देखते ही तुम तुरंत सीधे होकर बैठे। दीदी तुम रो क्यों रही हो? कियान दादा ने चेक तो किया था, मुझे कोई खास चोट नहीं आई है। 2 दिन रेस्ट करूंगा तो एकदम फिट हो जाऊंगा। ये कहते हुए तुमने हाथ बढ़ाकर बिबी डोंग के गालों से आंसू पोंछे। अब रोना बंद करो वरना रो रो कर बंदरिया जैसी लगोगी। तुम होगे बंदर। बिबी डोंग ने अपना हाथ उठाकर जबरदस्ती चेहरा पोंछा। काफी देर बाद वो संभली, नाक सिकोड़ी और तुम्हें सीरियस होकर देखने लगी। भाई तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे से कभी ऐसा रिस्क नहीं लोगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बात खत्म करते करते उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज एकदम धीमी पड़ गई। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आगे से अपना पूरा ध्यान रखूंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रॉमिस करो। बिबी डोंग ने अपनी सबसे छोटी उंगली आगे बढ़ा दी। तुम हंसे और अपनी उंगली से उसकी उंगली लॉक कर दी। चलो अब चुपचाप लेट जाओ, बिल्कुल हिलना मत। बिबी डोंग ने सीरियस चेहरा बनाते हुए डांटने वाली टोन में कहा। उसने तुम्हें वापस बेड पर लिटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तुमने उसकी बात मानी और लाचार होकर मुस्कुराए। दीदी मुझे चोट लगी है, मेरी टांगे नहीं टूटी हैं। फिर भी नहीं। बिबी डोंग ने तुम्हें आंखें दिखाई। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, यहीं रुकना। तुमने उसे तेजी से बाहर भागते देखा और लाचारी में सिर हिलाया। ये लड़की भी ना। थोड़ी ही देर में बिबी डोंग एक प्लेट में बढ़िया नाश्ता लेकर आई और अपने हाथों से तुम्हें खिलाने लगी। कुछ बाइट्स खिलाने के बाद उसने पास रखा पानी का ग्लास उठाया। ध्यान से, अटको मत, थोड़ा पानी पी लो। खाना खाने के बाद बिबी डोंग पूरे टाइम तुम्हारे पास ही बैठी रही और बातें करती रही। जब नौकरानी उबला हुआ काढ़ा लेकर आई तो बिबी डोंग ने कटोरा खुद ले लिया और उसे बाहर भेज दिया। वो खुद तुम्हें दवाई पिलाने पर अड़ गई। मुंह खोलो। उसने 1 चम्मच काढ़ा उठाया, मुंह के पास लाकर हल्का सा फूंक मारा और फिर तुम्हारे होठों के पास ले आई। दीदी मैं खुद पी लूंगा। तुम थोड़ा झिझके। बिल्कुल नहीं। बिबी डोंग जिद पर अड़ी रही और चम्मच को थोड़ा और आगे कर दिया। जल्दी पियो, पियोगे तभी तो जल्दी ठीक होगे। तुम उसकी जिद के आगे हार गए और चुपचाप मुंह खोल दिया। पूरी कटोरी खत्म होने के बाद बिबी डोंग ने खाली कटोरा देखा
और सेटिस्फाई होकर सिर हिलाया। मेरा भाई कितना प्यारा बच्चा है, पूरी दवाई पी ली, अब चुपचाप लेट जाओ। तुम्हें अंदर से बड़ा अजीब लगा। ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा इंसान छोटे बच्चे को बहला रहा हो। उस पूरे दिन बीबी डोंग कहीं नहीं गई, तुम्हारे कमरे में ही टिकी रही। रात हुई तो पुरानी आदतों की तरह तुम्हारे पास ही सो गई। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल निकल गए। स्पिरिट हॉल सिटी पोप पैलेस के मेन गेट पर एक लड़का और लड़की कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये तुम और बीबी डोंग थे। अब तुम्हारी हाइट काफी बढ़ चुकी थी, शरीर चौड़ा और सुगठित हो गया था, चेहरे से बचपन का भोलापन गायब होकर एक हैंडसम स्मार्ट लुक आ चुका था। बगल में खड़ी बीबी डोंग भी अब एक हसीन लड़की में बदल चुकी थी। उसकी फिगर अब सुडौल हो रही थी, वो अब पहले वाली सिंपल सी छोटी बच्ची नहीं रही थी। इन 2 सालों में तुम स्पिरिट हॉल सिटी से एक कदम भी बाहर नहीं गए। चोट ठीक होने के बाद तुम्हारी लाइफ एकदम सेट रूटीन पर चलने लगी थी। सुबह अकेले तलवारबाजी की प्रैक्टिस, दोपहर में स्पिरिट हॉल के सोल मास्टर्स के साथ रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस और रात में बंद कमरे में कल्टीवेशन। कभी कभी तुम बीबी डोंग के साथ प्रैक्टिस करते या स्पिरिट हॉल की लाइब्रेरी में बैठकर चुपचाप किताबें पढ़ते। कई हाई क्वालिटी मेडिसिन बाथ लेने की वजह से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी। 1000 साल वाली सेकंड सोल रिंग सोखना अब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल था। तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस सीरियस भव्य पोप पैलेस के अंदर कदम बढ़ा दिए। शिष्य सुमो मास्टर को प्रणाम करता है, शिष्या बीबी डोंग मास्टर को प्रणाम करती है। दोनों ने झुककर प्रणाम किया, जिनकी आवाज विशाल हॉल में गूंज उठी। कियान शुंजी ने हाथ में पकड़ा कागजों का बंडल रोका, सिर उठाया और सामने खड़े दोनों होनहार बच्चों को देखा। उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। वो मुस्कुराए। शियाओ मो डोंग एर, आज अचानक मास्टर से मिलने कैसे आना हुआ? कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? तुम सीधे खड़े हुए, आंखों में पक्का इरादा था। मास्टर, हम बाहर जाना चाहते हैं, दुनिया देखने और ट्रेनिंग करने। तुम्हारा असली मकसद सनसेट फॉरेस्ट में छुपा आइस एंड फायर यिन यांग वेल ढूंढना था। इस वक्त तुम्हारी सोल पावर 39वें लेवल के पीक पर पहुंच चुकी थी। सोल एम्परर से तुम बस एक कदम दूर थे और कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकते थे, पर तुमने उसे दबाकर रखा था। तुम्हारा प्लान था कि हेवन डॉ सिटी पहुंचकर ब्रेक थ्रू करोगे और फिर नॉर्मल तरीके से शहर के बाहर बने सनसेट फॉरेस्ट जाकर अपनी 4th सोल रिंग का शिकार करोगे और लगे हाथ रास्ते में आइस एंड फायर वेल ढूंढ निकालोगे। रही बात बीबी डोंग की, जब उसने सुना कि तुम ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हो तो वो भी साथ चलने पर अड़ गई। तुम्हारी ताकत और बीबी डोंग की प्रेजेंस के साथ कोई बड़ा पंगा होने का चांस नहीं था। वैसे भी पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारे पिता कियान दाओलू और क्लेयर्स की सेक्ट के तांग चेन के अलावा कियान शुंजी की टक्कर का कौन था? यह सोचकर कियान शुंजी ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों बचपन से स्पिरिट हॉल सिटी में ही रहे हो, बाहर की दुनिया देखना तुम्हारे लिए जरूरी है, पर बाहर का माहौल यहाँ जितना सेफ नहीं है। आज मैं सुप्रीम एल्डर से बात करके एल्डर पैलेस या वर्शिप पैलेस से किसी एल्डर को गुप्त रूप से तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भेजूंगा। तुम दोनों कल सुबह निकलना। तुमने हाथ जोड़े। जी मास्टर, शुक्रिया। बगल में खड़ी बीबी डोंग भी खुशी से मुस्कुराई। थैंक यू मास्टर। कियान शुंजी ने दोनों को देखा और हंसते हुए सिर हिलाया। जाओ, अपनी पैकिंग करो, याद रखना सेफ्टी सबसे पहले। दोनों ने फिर से झुककर प्रणाम किया और पैलेस से बाहर निकल आए। बाहर आते ही गुनगुनी धूप का स्वागत हुआ। बीबी डोंग ने मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा। भाई, हम कहाँ जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए? तुम्हारे होठों पर एक सीक्रेट मुस्कान आई। हेवन डॉ एम्पायर। ठीक है, जैसा तुम कहो, जहां जाओगे मैं वहीं चलूंगी। चलो पैकिंग करते हैं। बीबी डोंग ने धीरे से हाँ कहा, तुम्हारा हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल दी। एक सुबह स्पिरिट हॉल सिटी के गेट से एक आलीशान रथ बाहर निकला। रथ के पहिए पत्थरों की सड़क पर खड़खड़ करते हुए हेवन डॉ एम्पायर की दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। जैसा कि उम्मीद थी, कियान दाओलू ने इस बार फिर सीनियर गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ को ही भेजा था। वो रथ चलाने वाले की सीट पर आराम से बैठे थे, अपनी एनर्जी पूरी तरह दबाए हुए मानो कोई आम बूढ़े बाबा हों। 1 महीने बाद हेवन डॉ कैपिटल से करीब 20 मील दूर एक चौड़ी सड़क पर वो आलीशान रथ आराम से चला जा रहा था। स्पिरिट हॉल सिटी छोड़ने के बाद तुम लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं की थी। रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े शहर में रुकते, वहां का कल्चर समझते, लोकल फूड एंजॉय करते और मजे से ट्रैवल करते। 1 महीने के इस आरामदेह सफर के बाद आखिरकार तुम लोग हेवन डॉ कैपिटल के पास पहुंच चुके थे। रथ के अंदर माहौल काफी कंफर्टेबल था। क्या भाई, तुम्हारा फिर से ब्रेक थ्रू हो गया? बीबी डोंग ने अपनी सुंदर आंखें फाड़कर तुम्हें देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तुमने हल्की सी मुस्कान दी। बस थोड़ी सी किस्मत थी। किस्मत? बीबी डोंग ने चिढ़कर अपने गाल फुला लिए। तुम सीधे सोल एम्परर बनने वाले हो और मैं इतनी जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ, फिर भी अभी सिर्फ 26वें लेवल की ग्रैंड सोल मास्टर हूँ। कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ गई, जिसमें थोड़ा दुख और निराशा थी। दीदी, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे पास ट्विन स्पिरिट्स हैं। जब तुम अपनी सेकंड स्पिरिट में सोल रिंग्स लगाओगी तो तुम्हारी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ेगी और तुम मुझे बहुत जल्दी ओवरटेक कर लोगी। तुम्हारी बात सुनते ही बीबी डोंग की उदास आंखें तुरंत चमक उठी। हाँ सही तो है, मेरे पास ट्विन स्पिरिट्स हैं। ये कितना भी तगड़ा हो जाए, इसके पास तो सिर्फ एक ही स्पिरिट है। ये सोचते ही उसका मूड वापस फुल ऑन एटीट्यूड में आ गया। उसने नाक सिकोड़कर गर्व से अपना चेहरा ऊपर उठाया। हाँ बिल्कुल, ठरकी भाई तुम रुको, मैं ऐसी मेहनत करूंगी कि तुम्हें बहुत जल्द पीछे छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, तुम मुस्कुराते हुए बोले।
तभी रथ के बाहर से गोल्डन क्रोकोडाइल की आवाज आई, शियाओमो, जब तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो ही गया है तो यहाँ से सबसे पास सनसेट फॉरेस्ट पड़ता है। क्या पहले तुम्हारी 4th सोल रिंग का शिकार कर लें, फिर हेवन डॉ कैपिटल चलें? जी बिल्कुल गोल्डन दादा, तुमने बाहर आवाज दी। तुमने ब्रेक थ्रू का टाइम ही ऐसा सेट किया था ताकि सनसेट फॉरेस्ट जाकर आइस एंड फायर वेल ढूंढ सको। अगर गोल्डन दादा न भी बोलते तो तुम खुद ये बात कहते। रथ ने तुरंत मोड़ लिया और सनसेट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। रथ के अंदर तुम बिबी डोंग के साथ मजाक भी कर रहे थे और दिमाग में अपना प्लान भी बना रहे थे। तुम्हें नहीं पता था कि यह सफर कितना आसान होगा। आइस एंड फायर वेल न जाने कितने सालों से वहां मौजूद था। सनसेट फॉरेस्ट में रोज अनगिनत सोल मास्टर्स आते जाते थे, पर इतने सालों में किसी को वो खजाना नहीं मिला था। ओरिजिनल स्टोरी में डोगूबो को भी सिर्फ एक इत्तेफाक से वो जगह मिली थी। सोचो वो जगह कितनी छुपी हुई होगी। पर शुक्र है कि तुम्हें पिछली जिंदगी की यादें थीं और तुम्हें वहां का मोटा मोटा नक्शा और पहाड़ियां पता थीं। उम्मीद थी कि काम बन जाएगा। आधे घंटे बाद सनसेट फॉरेस्ट का बाहरी इलाका। रथ एक खुले जंगलाती इलाके में रुक गया। तुम तीनों नीचे उतरे। गोल्डन दादा, हमेशा आप और मास्टर ही मेरे लिए सोल रिंग्स का शिकार करते आए हैं, पर इस बार 4th सोल रिंग मैं खुद ढूंढूंगा और शिकार करूंगा। मैंने कभी किसी सोल बीस्ट से अकेले अपनी जान लगाकर फाइट नहीं की है। इसे मेरी ट्रेनिंग ही समझिए। तुमने सीरियस होकर कहा। यह बात आधी सच और आधी झूठी थी। तुम्हारा असली मकसद पहले आइस एंड फायर वेल पहुंचकर इमॉर्टल हर्ब्स खाना था और उसके बाद सोल रिंग सोखना था, ताकि हर्ब्स के असर से तुम बहुत ज्यादा सालों वाली सोल रिंग झेल सको। गोल्डन क्रोकोडाइल ने सिर हिलाया। कोई चक्कर नहीं, मैं छुपा रहकर नजर रखूंगा। तुम आराम से अपने लायक बीस्ट ढूंढो। अगर कोई डेंजर आया तो मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया गोल्डन दादा। जल्द ही तुम और बिबी डोंग सनसेट फॉरेस्ट के अंदर घुस गए, जबकि गोल्डन क्रोकोडाइल पलक झपकते ही गायब हो गए। भाई, इस बार तुम कितने साल वाली सोल रिंग सोखने का सोच रहे हो? बिबी डोंग आसपास सतर्क होकर देख रही थी और साथ में उत्सुकता से पूछ रही थी। उसे पता था कि तुम्हारी 3rd सोल रिंग 5000 साल से ज्यादा की थी, तो 4th सोल रिंग कम से कम 7000-8000 साल की होनी चाहिए। रही बात 10,000 साल वाली सोल रिंग की, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे पता था कि 10,000 साल वाली सोल रिंग कितनी डरावनी होती है। उसमें भयानक सोल पावर के साथ साथ स्पिरिट शॉक भी होता है, जिसे झेलने के लिए कम से कम सोल किंग के लेवल की मेंटल पावर चाहिए होती है। उसे नहीं लगता था कि तुम अभी ऐसा कर पाओगे। सच तो ये था कि तुम भी अभी ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम्हारे पास न तो तांग सान जैसी कोई स्पिरिट कल्टीवेशन की तकनीक थी और न ही कोई मेंटल हेड सोल बोन। तुम्हारी मेंटल पावर अभी सोल किंग के लेवल से थोड़ी कम थी। अभी पक्का नहीं पता, पहले ढूंढते हैं। तुमने सिर हिलाया और ज्यादा डिटेल नहीं दी। तुम दोनों जंगल की गहराइयों की तरफ बढ़ते गए। तुम चलते चलते आसपास की जमीन और पहाड़ों की बनावट को ध्यान से देख रहे थे। रास्ते में 1000 साल वाले कई बीस्ट्स मिले, पर तुमने उनसे उलझना जरूरी नहीं समझा और चकमा देकर आगे निकल गए। आधे घंटे बाद तुम सनसेट फॉरेस्ट के काफी अंदर आ चुके थे। पेड़ अब बहुत घने हो चुके थे और धूप रुकने की वजह से सन्नाटा और अंधेरा बढ़ गया था। भाई, हम काफी अंदर आ गए हैं। यहाँ 10,000 साल वाले बीस्ट्स मिलना बहुत आम है। बिबी डोंग ने धीमी आवाज में सीरियस होकर कहा। तुम अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारे कान खड़े हो गए। तुमने कदम रोक लिए। सामने थोड़ी दूर से कुछ लोगों के चिल्लाने और कमीने ठहाकों की आवाज आ रही थी। हा 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 हा, साला मेरी किस्मत ही चमक गई। ये लेफ्ट आर्म सोल बोन मेरी है। अक्लमंद हो तो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। तुमने और बिबी डोंग ने एक दूसरे को देखा, चुपचाप सिर हिलाया और बिना आवाज किए झाड़ियों की आड़ में आवाज की तरफ बढ़ गए। पेड़ों के बीच से आगे एक बिखरी हुई खाली जगह दिखी। मैदान के बीचों बीच एक काटी हुई सोल बीस्ट की लाश पड़ी थी, करीब 3 मीटर लंबी। पूरे शरीर पर काले बाल थे। यह शैडो पैंथर था, जो डार्क एट्रीब्यूट की स्पीड टाइप बीस्ट होती है। इसकी बॉडी और बची हुई एनर्जी से लग रहा था कि यह कम से कम 6000 साल पुराना बीस्ट था। उस शैडो पैंथर की लाश के आसपास 2 गैंग्स आपस में भिड़े हुए थे। एक तरफ 5 लोगों की टीम थी। उनका लीडर एक चौड़े चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी था, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसकी सोल पावर लगभग 44वें लेवल पर थी। उसके पीछे खड़े चारों बंदे सोल वेनरेबल थे, जिनकी पावर 35वें लेवल से कम थी। दूसरी तरफ 4 लोगों की टीम थी। उनका लीडर एक पतले चेहरे वाला मैच्योर बंदा था, जिसकी सोल पावर 41वें लेवल पर थी। उसके पीछे के तीनों बंदे भी 35वें लेवल के आसपास के सोल वेनरेबल थे। इस वक्त इन चारों के चेहरे नीले पड़े हुए थे। आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिख रही थी। साफ था कि यह बीस्ट उन्होंने अपनी जान लगाकर मारा था और उसमें से एक रेयर सोल बोन निकल आई थी। पर ऐन मौके पर दूसरी गैंग ने आकर रंग में भंग डाल दिया था। वो कुल्हाड़ी वाला हट्टा कट्टा बंदा अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए सीना चौड़ा करके खड़ा था। फुल ऑन गुंडागर्दी। उसके चमचे भी घटिया हंसी हंस रहे थे। उन्होंने सामने वाले 4 बंदों को भाव तक नहीं दिया था। तुम लोग हद से ज्यादा गिर रहे हो। पतले बंदे के पीछे खड़े एक सोल वेनरेबल ने दांत भींचकर आगे कदम बढ़ाया। यह शैडो पैंथर हमने अपनी जान दांव पर लगाकर मारा है, हद से ज्यादा।
कुल्हाड़ी वाले गुंडे ने घटिया हंसी हंसते हुए उसे घूर कर देखा। तो क्या उखाड़ लेगा? नहीं जम रहा तो मुझे मार के दिखा, गुस्सा मत कर। पतले बंदे ने अपने साथी को पीछे खींचा और धीमी आवाज में कहा, शांत रह। वो गुस्सा कैसे न होता, पर गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। शैडो पैंथर को मारने में उनकी आधी से ज्यादा सोल पावर खत्म हो चुकी थी और वो पहले से ही जख्मी थे, जबकि सामने वाले पूरे 5 बंदे फुल फॉर्म में थे। अगर फाइट हुई तो उनकी हार पक्की थी। हो सकता है पूरी टीम साफ हो जाए। गुंडे ने सामने वाले लीडर को पीछे हटते देखा तो उसकी हंसी और कमीनी हो गई, चेहरे का मांस मटकने लगा। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं जान से नहीं मारना चाहता। अक्ल का इस्तेमाल करो और चुपचाप सोल बोन मेरे हाथ में दे दो। उसने 3 उंगलियां उठाई और हिलाई। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं दिया तो मेरी कुल्हाड़ी किसी की सगी नहीं होगी। खतरनाक सनसेट फॉरेस्ट में बिना जख्मी हुए काम बन जाए तो इससे अच्छा क्या था। सामने वाली टीम में भी एक सोल एम्परर था। अगर वो मरते मरते पलटवार कर देते तो भले ही यह जीत जाते, पर चोट लग सकती थी। इस खतरनाक जंगल में चोट लगने का मतलब मौत को दावत देना था। इसलिए वो गुंडा भी फाइट टालकर मुफ्त में सोल बोन हथियाना चाहता था। तभी उस गुंडे के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने झटके से गर्दन मोड़ी और पास की घनी झाड़ियों की तरफ देखकर चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर निकल। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो।